ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗਿਆਨਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਿਆਨਮ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਮਾਈਸੈਲਫ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਆਈ ਵੈਲਕਮ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਇਨ ਦਿਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 5। मैं इस वीडियो के दौरान तुहाडे नाल जीके ते पंजाब जीके दे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला जिहड़े ज्ञानम ऐप ते वीकली मॉक असीं कंडक्ट कर रहे हैं उस दे करैक्ट आंसरस किहड़े ने मैं आंसर हाईलाइट कीते हुए ताकि जिन्हें लोगों को करैक्ट आंसर आउंदा है उस आंसर नूं चैक करके वीडियो नूं अगे लेके जाके अगला नैक्सट क्वेश्चन देख सकते हैं। जिन्हां नूं क्वेश्चन नहीं आउंदा सी या जिन्हां दा मॉक दे विच गलत हो गया सी ते ओह इस दी एक्सप्लेनेशन दे नाल आपदा क्वेश्चन जिहड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स बिगिन द डिस्कशन एंड लेट्स फाइंड आउट तुहाडे क्वेश्चंस किस तरीके नाल होए। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट लोकपाल ऑफ पंजाब इज। ठीक है जी, तो आंसर इज वीके शर्मा। वीके शर्मा जी इस तो पहला एसके मित्तल जी, जस्टिस एसके मित्तल वाज लोकपाल ऑफ पंजाब ते हुण अमेंडमेंट कर दी है पंजाब सरकार ने एंड 2019 दे विच बिल आया सी ते नाउ वीके शर्मा इज लोकपाल ऑफ पंजाब या लोकपाल एज वेल एज लोकपाल इज टर्म यूज्ड फॉर कंट्री। ठीक है जी, लोकायुक्ता कई बार किसी स्टेट से लोकायुक्ता भी कह देंगे। ठीक है जी, लोकायुक्ता या लोकपाल ऑफ पंजाब मतलब सेम ही है। ठीक है जी, तो ये हुंदे की है ये चीज जाननी भी बहुत जरूरी है। व्हाट इज लोकपाल और लोकायुक्ता। ठीक है जी, लोकपाल एंड लोकायुक्ता दा बेसिक परपज की है कि करप्शन नूं ठल पाउणी है। ते आपां जाणदे हां करप्शन या तां एडमिनिस्ट्रेशन च या पोलीटिकल लीडर्स दे विच है, ईवन गवर्नमेंट दे जिहड़े लीडर्स वो भी करप्शन दे विच पार्टिसिपेट कर सकदे, पर क्योंकि वो सरकार दे विच है उन्हां दे विरुद्ध कार्रवाई कौन करूगा। ठीक है जी, तो लोकपाल एक ओम्बड्समैन है, काइंड ऑफ ओम्बड्समैन जेड़ा इन्वेस्टिगेशंस कर सकता है ईवन अप टू द लैवल ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध एलीगेशंस है तां भी वो इन्वेस्टिगेशन जिहड़ियां कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत मूवमेंट तो बाद अन्ना हजारे मूवमेंट भी इसे इशू नूं लैके हुई सीगी। ठीक, उस तो बाद बिल दी वादा किया गया सी, बट ऑब्वियसली जिवें कि उम्मीद सी सरकारां ने इस नूं इस तरीके नाल बनाया कि इनएक्चुअल जे फैक्चुअल गल दसां मैं ते एक्चुअल उन्ना इफेक्टिव नहीं है जिन्ना डिमांड किया गया सी मूवमेंट दे विच। ठीक है जी, हुण भी अपने पंजाब लोकपाल दे विच की लिखिया हुआ है जे चीफ मिनिस्टर या उन्हां दे या होर कोई भी कैबिनेट दे मंत्री है या असैंबली तो परमिशन लैनी पऊगी ते किन्नी मेजोरिटी नाल 2/3 मेजोरिटी दे नाल जे परमिशन मिलदी है फिर ही इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ईवन प्रोसीक्यूशन करनी है बेसिकली जे जायज़ पाया जाता तां भी असैंबली की परमिशन जरूरी है। ठीक है जी, तो असैंबली दी जिहड़ियां रेजोल्यूशन होणगे वो बाइंडिंग हो जाणगे। दैट मीनस लोकपाल की उन्नी पावर नहीं है जिन्नी होनी चाहिए है जे आपां एक्चुअल दे करप्शन नूं दूर करन दी गल करिए तां। ठीक है जी, तो करैक्ट आंसर की है जस्टिस वीके शर्मा जी नूं जिहड़े पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज सी उन्हां नूं की लगाया गया पंजाब दा लोकपाल लगाया गया। ठीक है जी, उम्मीद है तुहाडा ये क्वेश्चन जिहड़ा सही होया होगा। लोकपाल नूं अपॉइंट करन दे लई कमेटी बनदी है जिसनूं चेयर कौन करदा, चीफ मिनिस्टर करदा। पंजाब दी जे मैं गल कर रहा दस रहा चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन होंगे, स्पीकर ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबली होंगे, लीडर ऑफ ओपोजिशन जिहड़े लैजिस्लेटिव असैंबली च है वो एक मैंबर होंगे। ठीक है जी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के जिहड़े चीफ जस्टिस है ठीक है जी वो मैंबर होंगे एंड एक एमीनेंट ज्यूरिस्ट जिहड़ा भी सरकार लैजिस्लेटिव असैंबली द्वारा या सरकार द्वारा चूज किया जाऊगा वो मैंबर होगा। ये सारे लोग मैंबर होंगे जेड़ी कमेटी दे जिन्हें ने लोकपाल या लोकायुक्ता नूं चूज करना। ठीक है जी, तो 6 ईयर का टेन्योर है। ठीक है जी, दिस इज द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैंने लगता तुहानूं पता लग गया होगा। नैक्सट क्वेश्चन इज लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, लेटेस्ट जिहड़ा सब तो जिहड़ा रीसेंट सेंसस सी 2011 सेंसस सी 2021 दे विच आउण दी उम्मीद है, शायद लेटर एंड ऑफ द ईयर तक आ जाए। ठीक है जी, फिर अपना सारा डाटा अपडेट हो जाऊगा, बट टिल दैट टाइम जो तक डाटा नहीं आ जाता सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये सारे आंसरस देने हैं। ठीक है जी, तो करैक्ट आंसर इज मानसा जिवें कि मैं हाईलाइट किया हुआ तो मोस्टली लोगों को पता भी होगा। एवरेज लिटरेसी रेट 58 पॉइंट समथिंग है, 58% भी तुसीं कह सकते हो। 58% जिहड़ा एवरेज लिटरेसी रेट है। ठीक है जी, वुमेन का लिटरेसी रेट उस तो भी घट 51% के करीब आता एवरेज लिटरेसी रेट। तो लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जिहड़ी है मानसा है, तो सब तो लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जिहड़ी है हुशियारपुर है। ठीक है जी, तो ये सब तो ज्यादा ते सब तो घट। ठीक है जी, जिन्ने भी पैरामीटर्स है ठीक वो पता होने चाहिए पंजाब दी डिस्ट्रिक्ट्स दे, कई बार पूछे जाते एग्जाम दे विच। Which one amongst the following does not fall in दुआबा area of पंजाब। ठीक है जी, तो दुआबा एरिया दे विच पठानकोट दुआबा एरिया दे विच नहीं आउंदा। पठानकोट बेसिकली माझा एरिया दे विच आ जांदा। ठीक है जी, माझा एरिया दे विच जिवें तुहानूं पता है अमृतसर तरनतारन ठीक है जी पठानकोट ये माझा एरिया दे विच आ जांदा, नॉट इन दुआबा एरिया। करेक्ट आंसर विल बी सी।
ਸਕਾਈ ਕਿਰਨ ਨਾਲਾ ਇਜ਼ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਵਰਸ। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ देयर आर टू टर्म्स इन द ज्योग्राफी। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਟਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ। and another is अंतर की है। ट्रिब्यूटरी तो मतलब याद रखो, इस तरीके ਨਾਲ याद कर लो भी ਜਿਹੜਾ कंट्रीब्यूट करता है, ਜਿਹੜਾ भी कोई स्ट्रीम है ਜਿਹੜੀ मेन रिवर, मान लो आ मेन रिवर है, ठीक है जी, ਜਿਹੜੀ भी कोई स्ट्रीम इस मेन रिवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਸੋਚ ਲਓ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ। ठीक है जी, तो ਸਕਾਈ ਕਿਰਨ ਨਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ओरिजिन ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਕੁੱਲੂ ਹਿਲਸ ਨੀਅਰ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ओरिजिन ਹੈ। ਲੇਟਰ ਔਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है जी, तो आंसर विल बी ए रावी रिवर। रोपड़ wetland exist over which of the following rivers of the Punjab? correct answer is सतलुज river। ठीक है जी, additional information मैं ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ रोपड़ wetland है, ਇਹ artificial या man made wetland है। ठीक है जी, man made है। ठीक है जी, 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਰਿਵਰ ਸਤਲੁਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, wetland। Next is Manji Pratha to spread the message of Guru Nanak Dev Ji was started by which of the following persons? श्री गुरु अमरदास जी द्वारा मंजी प्रथा बेसिकली स्थापित की गई सी गोइंदवाल साहब तो। ठीक है जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡਿਵਾਊਟ ਸਿੱਖਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਏ ਜਾਂ ਮਸੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਂ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾय ਥਰਡ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊ। ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ was founded by Guru Tegh Bahadur ji, later became famous as। ठीक है जी, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੇਟਰ ਔਨ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਵਨ ਇਟ ਵਾਸ ਨੀਅਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ठीक है जी एक सिख स्टेट आ रही है जिसदे नाल प्रोटेक्शन दी तां टेंशन दूर हो जूगी। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर इज आनंदपुर साहिब। ठीक है जी, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ विच लेटर बिकेम आनंदपुर साहिब। ठीक है जी, गुरु तेग बहादुर जी गल करिए बहुत साल इन्होंने बकाला दे विच स्पेंड कीते सी। ठीक है जी, एंड लेटर ऑन ही फाउंड दिस पीसफुल प्लेस जिथे उन्होंने एरिया जिहड़ा एंड इस दी खास गल की है, इस दी जिहड़ी नींव है ठीक है जी गुरदित्ता जी वालों रखवाई गई सी। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर इज आनंदपुर साहिब। Which of the following तख्त is regarded as center for propagating Sikhism in East India? ठीक है जी, तो East India, don't think North Eastern states है, basically उस दे करीब ही state है ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। तो इसका करेक्ट आंसर की होगा तख्त श्री पटना साहिब। ट्रीटी ऑफ अमृतसर was signed between महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिश in which year? ठीक है जी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਟੀ ਮੈਟਕਾਲਫ ਤੇ ਰਣजीत ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰਲਸ ਟੀ ਮੈਟਕਾਲਫ ਐਂਡ ਰਣजीत ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਣजीत ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਇਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰਣजीत ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो सतलुज एक बाउंड्री बन गई जिस तो बाद रणजीत सिंह जी ने इस टैरीटरी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं साउथ चलो सतलुज तो साउथ नहीं जाऊंगा, तुसी जो कर रहे
ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਰਿਵਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੇਮਾਈਸ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਹੜੀ 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। The Britishers were defeated by Sikhs led by Ranjit Singh in which of the following battles? First Anglo-Sikh War ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, Battle of ਬੱਦੋਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਟ ਵਾਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਲ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਧਰਮਕੋਟ, ਜਿਵੇਂ ਟੂ ਬੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਧਰਮਕੋਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਟਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਤੇ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਬੈਟਲ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਵਿਨਰ ਸਿਕਸ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਡ ਬਾय ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ। जीके ਦੇ क्वेश्चंस ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਾਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਲਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਊਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਜਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਲਾਅ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਹਾਊਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੰਮ ਕੁਛ ਲਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 1, 2, 3 ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ 6 ਵੀਕਸ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਨਾਰਮਲੀ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲੈਂਥ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 6 ਵੀਕਸ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 6 months and 6 weeks ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, 6 ਵੀਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆਇਆ, ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰਸ ਦੈਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੈਟ देयर शुड बी ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੇ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਵੇ, ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो सी स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय यूनियन कैबिनेट विल बी द करेक्ट आंसर। Who was the first woman to become chief election commissioner of India? ठीक है जी, आर्टिकल 324 to 329 बेसिकली इलेक्शन कमीशन ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। आर्टिकल 324 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ there will be election commission ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो question is about first woman chief election commissioner, only woman and first woman chief election commissioner VS ਰਾਮਾ ਦੇਵੀ, ठीक है जी। तो ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੈਟਿਕ ਮੈਮਰੀ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Which one of the following plate movements is responsible for the mid-oceanic ridges? ठीक है जी, plate movements ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲੇਟਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਪਲੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ,
ठीक है जी। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੌਟ ਐਂਡ ਮੋਲਟਨ ਮੈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ठीक है जी, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਡ ਓਸ਼ੀਐਨਿਕ ਰਿਜ। ਰਿਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਲਿਫਟਡ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਟ ਐਂਡ ਮੋਲਟਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਲਿਫਟਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਿਡ ਓਸ਼ੀਐਨਿਕ ਰਿਜ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੇਟਸ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਪਲੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਪਲੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ट्रांसफॉर्म फॉर मूवमेंट की कर देंगे, जो प्लेट्स एक दूजे के नाल स्लिप पास कर जाएंगियां। ठीक है जी, इस तरीके दे नाल मूव कर देणगे, ना इधर नूं मूव कर रही है ना उधर नूं मूव कर रही है। इहो जी मूवमेंट नूं आपां ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट कह दिंदे। ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर विल बी डिवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। The theory of continental drift is supported by similarities between coastline of South America and Africa, the similarity of rocks of Central Africa, Southern India, Brazil and Australia, evidence of fossil survivor of marsupials in Australia। मैं ब्रीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਚਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਲੈਂਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਸੁਪਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਪਰ ਓਸ਼ਨ। ऑब्वियसली उस टाइम लोगों को हासोहीना ही लगना, बहुतिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਲੱਗਣਾ, ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਐ ਥੋੜਾ ਲੈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो जी मान लो ये टुकड़े टुकड़े हो जान, ठीक है जी, कट करके इन्होंने मैं एडिट करदा, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਜ਼ਲਸ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਜ਼ਲਸ ਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ, ਜੇ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ, ਜੋ ਬਲੌਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕਸ ਹੈ ਪਜ਼ਲ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕਸ ਹਨ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ठीक है जी। तो जी मान लो आ अफ्रीका है ते आ साउथ अमेरिका है, ठीक है जी, जे इन्हां दी कोस्टलाइन हूबहू मैच करदी है, पता किवें लग्गिया, कंप्यूटर सिमुलेशन दे नाल आपां कर सकदे हां कि जे इन्हां नूं मैच करिए तां मैच करदी है कि नहीं, 100% नीयर अबाउट 100% मैच करदी है। इहो जिहियां सिमिलैरिटीज़ नाल शक पैंदा। ठीक है जी। फिर पत्थर है जिहड़े सेम टाइप दे पत्थर करोड़ां हज़ारां किलोमीटर दूर जिहड़ा लैंड है दोने पासे मिलदे आ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਕਲਾਈਮੇਟ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਫੋਸਿਲਸ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੇ ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ এনवायरमेंट ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸੇਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਵੀਡੈਂਸਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ। ਐਲਫਰੈਡ ਲੋਥਾਰ ਵੈਗਨਰ ਵਾਸ ਦਾ ਪਰਸਨ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਡ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है जी। उम्मीद है तुहाडा क्वेश्चन सही होया होगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स, देखो जे इंडोनेशिया एंड मलेशिया आ जाता तां भी सही होना सी। सुमात्रा इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है जी, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस दे लई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट की हुंदा पानी दे विच बरीक रास्ता। ठीक है जी। बरीक दा मतलब ये नहीं है कि बहुत अपने ह्यूमन बीइंग्स दे नाम तो बरीक नहींगा, बट जे आपां वर्ल्ड ओशन दे हिसाब नाल देखिए तां नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जिहड़ा एक रास्ता बनदी है शिप्स दे लई, उस नूं आपां स्ट्रेट कहने आ। ठीक। तो मलक्का स्ट्रेट है जी, ठीक है जी, इट इज सेपरेट्स इंडोनेशिया एंड मलेशिया, या इंडोनेशिया दा आइलैंड सुमात्रा एंड मलेशिया। तो करेक्ट आंसर विल बी सुमात्रा एंड मलेशिया, या इथे इंडोनेशिया भी लिखिया हुंदा
ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆंसर होना सी इंडोनेशिया। क्लीयर, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है जी, कोरल रीफ्स हुंदे की है, ठीक है जी, टाइनी ऑर्गेनिजम्स है जिन्हां नूं आपां कहने कोरल पॉलीऑप्स, ठीक है जी, वो सिंबियोटिक रिलेशनशिप दे विच हुंदे है किस दे नाल, कैल्शियम कार्बोनेट शैल्स दे नाल, ठीक है जी। तो ये जिहड़ा अल्टीमेटली जिहड़ा स्ट्रक्चर बनदा है उस नूं आपां कह दिंदे आ कोरल रीफ्स, ठीक है जी। टाइनी कलोनियल मैरीन एनिमल्स विच कंस्ट्रक्ट लाइमस्टोन स्केलेटन मटीरियल, ठीक है जी। तो ऑप्टिमम टैंपरेचर है जिहड़ा ये समुद्रां दे विच हुंदे, पहली गल तां ते ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत सारे मैरीन एनिमल्स इस ते डिपेंडेंट होंगे है, ठीक है जी। इन्हां दे लई नॉर्मल टैंपरेचर, ठीक है जी, 23 डिग्री टू 25 डिग्री पानी का टैंपरेचर इन्हां दे लई ऑप्टिमम होंदा है, ठीक है जी। मैक्सिमम टैंपरेचर अप टू 35 डिग्री सैल्सीयस बीयर कर सकते हैं, लेकिन इस तो ज़्यादा जो वधना शुरू हो जाए ये फिर डिके होने शुरू हो जाते, रिलेशनशिप टुट जाती है, तो ये आपदे आप मटीरियल तो डिटैच कर देंगे तो कोरल रीफ्स मरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। वधदा टैंपरेचर, वधदी सैलिनिटी, ये सारी डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स का की एग्जाम्पल है। लक्षद्वीप आइलैंड्स एक इंडिया के लिए कोरल रीफ्स का की ने एग्जाम्पल ने। टाइप्स भी होंगी, जिस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उस तरीके के टाइप्स हो जाते हैं। कई बार फ्रिंज रीफ कह देंगे, अटॉल कह देंगे, बैरियर रीफ कह देंगे, ठीक है जी। तो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, टाइनी कलोनियल मैरीन एनिमल्स विच कंस्ट्रक्ट लाइमस्टोन, या कैल्शियम कार्बोनेट भी लिखा हो सकता, स्केलेटन मटीरियल, ठीक है जी। उम्मीद है तुहानूं ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। The highest peak of South India is Anayamudi. Basically ਜਿਹੜਾ confusing option ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, Anayamudi is present in Kerala, केरला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2695 मीटर ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਹੈ, ठीक है जी। तो आफ्टर हिमालयास ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਅਨਾਇਮੁਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, तो ये सेकंड हाईएस्ट है, इट विल बी सेकंड हाईएस्ट, ठीक है जी। 2637 मीटर इफ आई रिमेंबर करेक्टली इस दी की है हाइट है, ठीक है जी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। Which Indian company has been allowed by the Drug Controller General of India restricted emergency use of Russian COVID? पहली वैक्सीन जी अप्रूव हुई सी, वैसे तो उस तो पहला भी चाइना की एक वैक्सीन जी उन्होंने आर्मी के लिए अप्रूव हो गई सी, पर आप ग्लोबल यूज के लिए कहीए तो स्पुतनिक 5 जी रशिया द्वारा बनाई गई सी। रशिया का गैमेलिया इंस्टीट्यूट एज वैल एज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों ने रल के वैक्सीन बनाई है गैमेलिया। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गैमेलिया इंस्टीट्यूट प्लस रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलकर जी वैक्सीन बनाई, उन्होंने सैटेलाइट के नाम से, जिसका नाम स्पुतनिक 1 सी, स्पुतनिक 5 इसका की है नाम है, इंडिया के यूज बनाई जाऊगी, ठीक है जी। इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर रेडीज लैब जिसके हैडकुआटर हैदराबाद के मौजूद है, ठीक है जी, हैदराबाद इन तेलंगाना, ठीक। ये इस वैक्सीन की करनगे बनाउणगे, क्लीयर। तो भारत बायोटेक दी ऑलरेडी कोवैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दी कोविशील्ड है, ठीक है जी। तो दैट कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। On 13 April 1984, Indian Army launched Operation Dash to scare Bellerophon land and other passes on the Saltoro Ridge line. ये सारे passes ते सारे एरिया सियाचिन ग्लेशियर दे नाल संबंध रखते हैं, ठीक है जी। तो एग्जाम दे विच जे सियाचिन ग्लेशियर भी लिखा जाता इस जगह ते तां भी चल जाना सी, ठीक है जी। तो सियाचिन ग्लेशियर नूं सिक्योर करन दे लई या इस दे पासेस एसोसीएटेड पासेस नूं सिक्योर करन दे लई, ठीक है जी। बेसिकली पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन चलाया सी अलाबील, उसने उन्हें ऑपरेशन का नाम सी, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन दा स्टार्ट होने तो पहले इंडिया नूं पता लग गया, इंडियंस ने अपना ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करता सी, 1984 की गल है ये, ठीक है जी। अटैक हैलीकॉप्टर्स दे नाल आर्मी नूं उत्थे लिजाया गया ते उस एरिए नूं सिंस दैन वो अपने कंट्रोल दे विच, ठीक है जी। तो ऑपरेशन मेघदूत इज द करेक्ट आंसर। Reserve Bank of India constituted a 6-member panel headed by Dash to carry out a comprehensive review of asset reconstruction companies, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है कि किस दे अंडर ये पैनल है जिहड़ा हेड किया गया, आंसर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। सुदर्शन सेन दे अंडर ये पैनल है जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूट किया गया। खास गल की है ARCs हुंदे की है, ठीक है जी। तो बैंक्स ने बहुत सारे लोन्स दिते होंदे अपने सरकारी बैंकों ने, ठीक। जिहड़ा लोन वापस नहीं आउंदा या जिसकी EMI ड्यू हो जाती है तो 90 दिन हो जाते हैं तो 1 रुपया भी नहीं आया होंदा बैंक कोले, आफ्टर 90 डेज वो बैंक नूं की घोषित कर दिंदे आ NPA। NPA का मतलब की होंदा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दे विच इसदी फुल फॉर्म भी आ सकती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो बैंक नूं नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित करना पैंदा, ठीक है जी। तो बैंक का ध्यान तो सारा रहूगा ही रहूगा इस नूं रिकवर करन दे विच, ठीक है जी।
नॉर्मल बैंकिंग फंक्शन ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਸ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है जी, तो इसे लिए कॉन्सैप्ट इमर्ज होया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ये बैंक तो की करते हैं, ये उस बैंक तो बेसिकली ये जो बैड लोन है, ठीक है, ये खरीद लेंगे हैं कि मान लो किसी बंदे ने 10 करोड़ रुपया लिया होया, ठीक है जी, वापस नहीं आ रहा, ये ARC ने बैंक नूं कहना तुसीं सानूं 8 करोड़ रुपए दे विच लोन दे दो ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 10 ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ठीक, तो these ARCs या asset reconstruction companies purchase the bad loans from the banks are able to clear their balance sheets, ठीक है जी, and they can focus on their banking operations। ठीक है जी, इन्हां कंपनीज ਨੂੰ ARCs ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ because many of the ARCs are not properly capitalized, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। A Living Mountain, recent novel authored by अमिताभ घोष, जिन्होंने 54th ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिले। ठीक है जी, ही इज द इंग्लिश राइटर, इंग्लिश लैंग्वेज राइटर है, इंडियन है। ठीक है जी, तो उन्होंने A Living Mountain है नॉवल है उन्होंने, एंड ही हैज बीन ऑथर्ड। खास गल की 54th ज्ञानपीठ अवार्ड इन्होंने मिले। अमिताभ घोष इज द करेक्ट आंसर। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। Some leading non-profit environmental and social organizations have come together to form the Blue Nature Alliance for what purpose? Blue Nature Alliance basically for protection and conservation of oceans बनाया गया। इन्हां दा एम है कि आपां 5% ऑफ द ओशन जिहड़े प्रोटेक्ट ते कंजर्व करांगे। ठीक है जी, ते ओशन एनवायरनमेंट नूं प्रोटेक्ट करांगे। ठीक है जी, तो कंजरवेशन इंटरनेशनल ते होर भी बहुत सारियां नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्हां ने मिल के ये ब्लू नेचर अलायंस है जिहड़ा बनाया। तो स्पेसिफिक एरिया स्टार्टिंग दे विच कुछ स्पेसिफिक एरियाज है, कुछ आईलैंड्स है एंड प्लेसिस लाइक कैनेडियन ओशनस, मतलब जिहड़ा कैनेडा दे आस-पास है। तो इस तरीके नाल कुछ ओशन दे पार्ट्स है पूरे वर्ल्ड दे करीब 5% नूं प्रोटेक्ट करन दा इन्हां दा की है स्टार्टिंग दे विच टारगेट है। तो ब्लू नेचर अलायंस इज फॉर दैट पर्पस। तो करेक्ट आंसर इज डी, टू प्रोटेक्ट द ओशन एनवायरनमेंट। ठीक है जी, टीवी सोमनाथन हैज बीन अपॉइंटेड एज डैश सेक्रेटरी बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है जी, तो फाइनेंस सेक्रेटरी इज द करेक्ट आंसर। अपॉइंटमेंट्स से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। फाइनेंस सेक्रेटरी लगाया गया टीवी सोमनाथन। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। The Indian Navy launched Operation 2-2 to help the faster transportation of medical oxygen and other requirement। याद रखियो। ठीक है जी, समुद्र सेतु कल्ला वन वाला सीगा जेड़ा बेसिकली वो शिप्स नु यूज करके इंडियन नेवी दा ऑपरेशन सी अलॉन्ग विद वंदे भारत जेड़ा कि कोविड दी सिचुएशन जेडे बहुत सारे कंट्रीज दे विच अपने लोग इंडियंस फसे हुए सी उन्हां नु लेके वापस लेके आंदा गया। ठीक है जी, तो समुद्र सेतु उसका एक मैरीन वर्जन हो गया। नेवी ने जेड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया सी, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 ऑक्सीजन प्रोक्योर करने के लिए, क्योंकि सैकेंड कोविड वेव दे विच इंडिया दे विच भयंकर तौर पे ऑक्सीजन की हो गई सी, कमी हो गई सी। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर विल बी समुद्र सेतु। The Ministry of Information and Broadcasting had decided to institute Dash Lifetime Achievement Award for Excellence in Cinema to be given at the International Film Festival of India every year starting from this year। ठीक, तो सत्यजीत रे स्क्रीन राइटर, प्ले राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवीज। ठीक है जी, करीब 36 मूवीज इन्होंने डायरेक्ट कीतियां सी। पत्थर पंचाली इन्हां दी पहली मूवी सी एंड ही वाज आल्सो अवार्डेड भारत रत्न। ठीक है जी, फॉर हिज वर्क। ठीक है जी, इन 1992 इफ आई रिमेंबर करेक्टली 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, सत्यजीत रे। ठीक है जी, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप तुसी बहुत सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। कीप वॉचिंग द वीडियो, देयर आर अदर कंपोनेंट्स। ये जिहड़ा मॉक है ये तुहाडा ज्ञानम ऐप ते हर वीक सैटरडे नूं लाइव हो जाता है एंड संडे नूं इसके वीडियो सोल्यूशन आ जाते हैं। तो प्लीज़ तुसी अटेंड करो, ज्ञानम ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है जी, एंड डू अटेंड द मॉक एंड आंसर्स दी डिस्कशन के लिए इस वीडियो नूं तुसी देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट मॉक। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आशीष आपका फिर से स्वागत करता हूं मॉक 5 में। तो मॉक 5 अभी तक आप लोगों ने कर लिया है, जिसमें कि कंप्यूटर का सेक्शन आप लोगों ने अच्छे से ट्राई किया होगा। उसमें क्या क्या आपके पास जो मुश्किलें आई होंगी उनको हम लोग यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लीजिए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डैश फोल्डर रिटेन कॉपीज ऑफ मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड बट नॉट येट रेडी टू सेंड। अब आपके पास ऐसा जो मतलब आप मैसेज के ऊपर काम कर रहे हैं बट आपका वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो कहां पे है? ठीक है, ड्राफ्ट्स में है, आउटबॉक्स में है, एड्रेस बुक में है या सेंड आइटम में है। ऑब्वियसली सेंड आइटम में तो कभी नहीं होगा। सेंड आइटम में तो तभी जाता है जब वो सेंड कर दिया हो। अभी तो यहाँ पे ये बताया गया कि उसके ऊपर काम कर रहे थे पर काम वो पूरा नहीं हुआ है। आउटबॉक्स में भी नहीं होगा, एड्रेस बुक में भी नहीं होगा, वो होगा ड्राफ्ट्स में। ड्राफ्ट्स में क्यों होगा बच्चों? क्योंकि अभी आप उसके ऊपर काम कर रहे थे। अभी क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, जो कि पूरा नहीं हुआ। तो उसको आपने कहां पे, बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली कहां पे चला जाता है? ड्राफ्ट्स में चला जाता है। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यू कैन डैश अ सर्च बाय प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन। द सर्च इंजन can use to select a smaller, more useful set of rules, refine, explainer, loader और query। तो अगर इसकी मैं बात करता हूं, आप अपनी सर्च को क्या कर सकते हैं? आप अपनी सर्च को और रिफाइन कर सकते हैं ताकि आप लोग किसी भी चीज को अगर वहां पे सर्च कर रहे हैं तो वो एकदम से आपको सर्च होके मिले। आप अपनी सर्च को इतने बेहतरीन तरीके से करिए कि किसी भी चीज को आप लोग ढूंढ रहे हैं वो एकदम से आपको मिल जाए। तो आंसर इज ए ऑप्शन, रिफाइन। तो होपफुली ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, द कंटेंट्स ऑफ डैश आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो कौन सा कंटेंट है जो लॉस हो जाता है जब आप काम कर रहे हैं और आपने डेटा को सेव नहीं किया था? स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट या फिर मेमोरी। तो अगर मैं बात करता हूं तो इसका आंसर जो है इनपुट और आउटपुट तो कभी बनना नहीं है। स्टोरेज और मेमोरी में आपको हमेशा डाउट रहता है। स्टोरेज होता है परमानेंट, मेमोरी होता है टेम्परेरी। तो जो लॉस होता है वो होता है टेम्परेरी ही लॉस होगा, कभी परमानेंट लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द डैश अनेबल यू साइमल्टेनियसली कीप मल्टीपल वेब पेजेस ओपन इन वन ब्राउजर विंडोज। तो वो किसके थ्रू आप लोग उसमें जा सकते हैं? टैब बॉक्स के थ्रू, पॉपअप हेल्पर के थ्रू या टैब रो के थ्रू या फिर एड्रेस बार के थ्रू। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की, इसका आंसर क्या बनेगा? टैब रो के थ्रू। आप एक ही ब्राउजर के ऊपर मल्टीपल पेजों में आप लोग क्या कर सकते हैं? मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो टैब रो के थ्रू ये काम होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डीवीडी जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? वैसे तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोनों ही नामों से इसे जाना जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का या सॉलिड स्टेट ड्राइव का। तो ये जो एग्जाम्पल है वो क्या है? सीडी होता है, एक ऑप्टिकल डिस्क का। एक ऑप्टिकल डिस्क का क्या है? का एग्जाम्पल है। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर मैं बात करूं इसका मतलब था ये। ठीक है, इसका मतलब था ये जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? टैब बोला जाता है, सेल, बॉक्स या रेंज। तो इसको क्या बोला जाता है? सेल आपके पास यहां पे बोला जाता है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। ट्रैक और सेक्टर में डिस्क को आप लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या अलॉटिंग। तो देखो, क्रैश अलॉटिंग नहीं होगा। ट्रैकिंग तो मतलब ट्रैक करना होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट करना। जब ये फॉर्मेट करते हैं तो सबसे पहले क्या बनते हैं आपके पास? यहाँ पे ट्रैक एंड सेक्टर बनते हैं। तो किसी भी सीडी या डीवीडी को आप जब भी फॉर्मेट करते हो तो सबसे पहले क्या बनता है? आपके पास सेक्टर एंड ट्रैक यहाँ पे फॉर्मेट होते हैं, बनते हैं। ठीक है जी। 8 की बात करते हैं, विच पोर्ट कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ साउंड।
ठीक है, ऑफ द साउंड कार्ड आपके पास बस, सीपीयू, मिडी या फिर यूएसबी। तो बस तो ट्रैवलर का काम करता है, सीपीयू तो पूरी बॉडी होती है, यूएसबी तो जो कनेक्टर का काम करता है। तो इसका आंसर बनेगा मिडी। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईएसपी, आईएसपी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंटरनेट आज की डेट में हम लोग चला रहे हैं, तो आईएसपी कहीं ना कहीं उससे जो है रिलेट करता है। तो आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट, तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए सबसे पहले लिखा है इंट्रानेट, ये इंट्रा है, ये ए की वजह से यहाँ पे ये क्या होता है? गलत होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल जी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आगे देखिए इंटरनेट स्पेलिंग जो है इंफॉर्मेशन, इस वजह से ये गलत है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज कम्युनिकेशन लिंक टू द इंटरनेट दैट प्रोवाइड हेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग टू द एंड यूजर इज नोन एज। तो वो क्या है? प्रेजेंटेशन फाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम या एफटीपी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सारा का सारा काम जो होता है एफटीपी के थ्रू होता है। एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इससे जितनी भी अपलोडिंग और जितनी भी डाउनलोडिंग, वो सारा का सारा इससे होता है। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का सारा काम इससे होगा। दैट मीन्स ये कनेक्ट करने का काम आपके पास कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। फॉर्म्स दैट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा इनटू रोज एंड कॉलम आर कॉल्ड। जिसको कि रोज और कॉलम में आप लोग रखते हैं वो क्या है? ट्रांजैक्शन शीट, रजिस्टर, बिजनेस फॉर्म या स्प्रेडशीट। अगर मैं बात करता हूं तो आपको ये तो बात वैसे ही क्लियर है कि स्प्रेडशीट ही हम लोग बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बनेगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर बनना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेडर और फुटर मिलता कहां पे है? इंसर्ट टैब में। इन व्हाट ग्रुप? उसका ग्रुप आपसे पूछा गया है, तो ग्रुप कौन सा है? तो ग्रुप की अगर बात करूं तो टेक्स्ट ग्रुप में ये मिलता है। ठीक है, ये जो मिलता है वो टेक्स्ट ग्रुप में आपको मिलता है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अब यहां पे देखिए, एंड डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स designed to manage the resources of a computer including starting of the computer, managing program, managing memory and coordinating task between input and output devices। वो सारा का सारा काम, कोऑर्डिनेशन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो वो एप्लीकेशन सूट, कंपाइलर के थ्रू, इनपुट आउटपुट के थ्रू या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हैंडलिंग का सारा काम, मैनेजिंग का सारा काम, कनेक्टिविटी का सारा काम जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अगर विंडो ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अ टिपिकल स्लाइड इन अ स्लाइड प्रेजेंटेशन वुड नॉट बी इंक्लूड। आपके पास यहां पे क्या नहीं है? फोटो इमेज नहीं है, चार्ट नहीं है, ग्राफ भी तो है। ये तो आपके पास हर स्लाइड में आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्राफ्स एंड क्लिप आर्ट। बिल्कुल ये भी होता है। क्लिप आर्ट एंड ऑडियो क्लिप ये भी होते हैं, पर फुल मोशन वीडियो यहां पे आप लोग नहीं लगा सकते। फुल मोशन वीडियो यहां पे नहीं होंगे, तो यही इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बात करते हैं द पीसी प्रोडक्टिविटी टूल दैट मैनिपुलेट्स डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन मैकेनिज्म या डेटाबेस रिकॉर्ड मैनेजर। देखिए ये क्वेश्चन जो था शायद आपने ऐसा लग रहा होगा कि आपने पहले भी कई बार पढ़ा है, पर ये आता डिफरेंट तरीके से ही पूछ के है एक ही चीज। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो बात करी गई है वो स्प्रेडशीट की ही बात कर रही है। सिंपल में बात करूँ MS एक्सेल की बात करी गई है, जहां पे भी ये रोज और कॉलम वर्ड आ जाता है तो वहां पे आप आंख बंद के आंसर कर सकते हैं स्प्रेडशीट। वहां पे आंख बंद करके आंसर किया जा सकता है कि स्प्रेडशीट जो है इसका आंसर बनेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेंगे। किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यहां पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आशीष आज आपका फिर से स्वागत करता हूं रीजनिंग के मॉक नंबर 5 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपके पास है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे जानेंगे कि इसमें आपके पास क्या क्या क्वेश्चन आए थे और कैसी कैसी मुसीबतों का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ा होगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीशन पैटर्न का है। आपके पास ये जो क्वेश्चन होता है वो कंप्लीशन फिगर का होता है कि कौन सा आपके पास इन चारों में से फिगर जो है वो बनेगा कि आप किसे को यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो आप लोग देखिए कि आपके पास जो है इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बनना चाहिए। पैटर्न की अगर बात करें, ए ऑप्शन, बी या सी या फिर डी, आप में से एक यहाँ पे आंसर बनेगा। तो देखो एक बात तो हमें यहाँ पे बड़ी अच्छी से क्लियर हो रही है कि जैसे ये यहाँ से कंप्लीट होगा उसके बाद यहाँ पे बीच में से लाइन आएगी और लास्ट में यहाँ पे इस तरीके से बंद होगा ये। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो ए ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो रहा है, बी और सी और डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। बट अगर यहाँ पे बात करी जाए कि देखो अगर हमें यहाँ पे ये समझना है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सबसे पहले अगर आपने इसे यहाँ से बंद कर लिया, फिर बीच में देख रहे हैं ये आपके पास इस तरीके की लाइन भी यहाँ पे आएगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहां से यहां और यहां से यहां, जो कि इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, इसमें भी यहाँ पे एक्स्ट्रा ये दे रखा है। आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन जो है इस पूरी की पूरी इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है, तो सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास ये डाइस का क्वेश्चन है। डाइस में आपके पास क्या पूछा गया है? On the basis of two position dice find what number will be the opposite face to the number of 5, कि 5 के अपोजिट जो है आपके पास कौन सा नंबर आएगा, 5 के अपोजिट जो है कौन सा नंबर आपके पास आएगा। तो देखो ये दो डाइस है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो सबसे पहले आप लोगों को जिसकी बात करी गई है उसके बारे में देखना होता है, वो तो है एक ही बारी। तो अगला मेथड जो होता है, जो आपके पास दोनों डाइस में सिंगल नंबर कॉमन निकल रहा है उसको लीजिए। दोनों में सिंगल नंबर कॉमन कौन है? 3। अब उसके बाद क्लॉकवाइज जाइए यहां से यहां, तो इसके क्लॉकवाइज गए तो क्या आया? 6। आगे फिर से क्लॉकवाइज गए तो क्या आया? 4। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे जो 3 था उसको खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि डाइस में सिर्फ और सिर्फ 6 ही नंबर आते हैं, तो 3 के अपोजिट कभी 3 नहीं आएगा। क्लॉकवाइज आप लोग जाइए, यहाँ पे क्या आएगा? 1। आगे फिर से क्लॉकवाइज जाइए, यहाँ पे क्या आएगा? 5। तो अगर मैं बात करता हूं, इसका मतलब हुआ कि 4 के अपोजिट क्या आया? 5। 1 के अपोजिट क्या आया? 6। अब 3 के अपोजिट एक ही नंबर बचा होगा, 2, वो भी आ गया। तो 4 के अपोजिट आपके पास क्या आया? 5। मतलब 5 के अपोजिट क्या आएगा? 4, जो कि यहां पे आपका आंसर बनेगा। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या बोला गया है? अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर, मिलीनियम, डायमंड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, सेंचुरी या फिर गोल्डन ज्वेलरी। तो इसके बारे में आपको ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है आपके पास? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले क्या है? ये होती है 25 साल में। सिल्वर जो होता है वो होता है 25 में। उसके बाद होता है गोल्डन की अगर बात करें तो वो होता है 50 में। ठीक है, गोल्डन की अगर बात करते हैं तो वो 50 में, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा 3। तो अगर मैं बात करूं ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए हैं। तो देखो आपके पास थर्ड नंबर पे आ गया सिल्वर जुबली जो 25 साल पे, गोल्डन जुबली जो कि 50 साल पे, फिर सेकंड नंबर पे है डायमंड जो है 75 साल पे, 75 पे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे है सेंचुरी जो है वो 100 ईयर्स पे पूरे होने पे होती है। और आपके पास मिलीनियम की अगर मैं बात करता हूं, मिलीनियम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये 1000 पूरे होने पे होता है। तो आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर बन जाएगा। होपफुली बात आपको क्लियर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पे देखना है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जैसे प्लस स्टैंड फॉर, यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्लस का मीनिंग यहाँ पे क्या है? डिवाइड। देन आगे क्या है? मल्टीप्लाई, एडिशन। मल्टीप्लाई का मीनिंग यहाँ पे साथ में क्या है? ऐड करना। माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे आएगा डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे आएगा डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे पूरा का पूरा अक्सर क्वेश्चन जो है चेक करना पड़ता है। तो जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन कोई भी आता है तो इसे करने का सबसे आसान तरीका होता है कि टॉप से ना करें, बॉटम से करें। अक्सर यहाँ पे यह देखा जाता है कि एग्जामिनर आखिरी आंसर पहले दे देता है, तो इसको हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या था आपके पास? 36 -6 + 3
मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 74। ठीक है, तो देखिए सिंबल चेंज करेंगे, जहां पे था माइनस वहां माइनस की जगह पे क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, अब आगे था प्लस, प्लस की जगह पे आएगा डिवाइड, डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई की जगह पे आएगा +5 और डिवाइड की जगह पे आएगा -3 इज इक्वल टू 74। ठीक है, ये आ गया। तो सबसे पहले बोर्ड मास आप लोगों को याद होगा कि बोर्ड मास यहां पे लगाया जाता है, तो ब्रैकेट तो है नहीं आपके पास, ऑफ भी नहीं है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड आप लोगों को करना पड़ेगा। तो जैसे इसे यहां से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, फिर 2 को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72, 36 दूने 72। ठीक है, +5 -3। ठीक है, 72 + 5 आपके कितने होते 77 -3 इज इक्वल टू 74, तो इज इक्वल टू 74, तो 74 इज इक्वल टू 74, ये आंसर। तो हमने तो एक तुक्का लगाया था कि डी ऑप्शन पहले करके देखते हैं, तो वही आपके पास यहाँ पे आंसर बन गया, ये 77 लिखा है। ठीक है, 77 हमने तो एक तुक्का लगाया था, तो बिल्कुल जी हमने तो एक टेक्निक फॉलो की है कि हमने एग्जामिनर को भी समझा है कि अक्सर वो इन क्वेश्चनों का आंसर डी से ही पहले देता है, तो डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, होपफुली बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहां पे देखते हैं इन अ स्क्वायर, ये आपके पास पैटर्न कंप्लीशन का ही क्वेश्चन है। ये पेपर फोल्ड, पैटर्न कंप्लीशन नहीं पेपर फोल्डिंग का है, कि पेपर को फोल्ड करेंगे। देखो एक कंप्लीट पेपर था, ये इस एरो का मतलब है कि पेपर को ऊपर से इस तरफ फोल्ड किया गया, तो पेपर इस तरीके का बन गया, फिर यहां से यहां फोल्ड किया गया, फिर फोल्ड करने के बाद इसको यहां पे कट लगाया, कट लगाने के बाद जब इसे पेपर को ओपन करेंगे तो ये पूछा जा रहा है ABCD में से कौन सी इमेज आपके पास यहां पे बनेगी। तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी B इमेज, इमेज जो बनेगी वो बनेगी B इमेज आपके पास, जब इसे ओपन करेंगे तो आपके पास यहां पे बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन की सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास स्मॉल अल्फाबेट सीरीज में भी बोल देते हैं, सीरीज भी बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं, ये क्वेश्चन हर जगह ही यूज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या था। तो जनरली हम लोग इनकी अल्फाबेट पोजीशन के ऊपर इस क्वेश्चन को करते हैं। ए की अल्फाबेट वैल्यू 1, सी की 3, ई की 5, ठीक है, एफ की 6, जी की 7 और यहाँ एच की 8। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं, पहले इसका लिंक इससे देखना पड़ेगा, सेम इन द वे आगे लिंक आपके पास बनेगा। तो 1 से अगर 6 के ऊपर आप लोग गए हैं तो मैं यहां लिख रहा हूं 5, 5 से 7 के ऊपर आप लोग गए हैं तो कितने का लिंक बना है 3 से 7 के ऊपर गए हैं तो 4, और 5 से 8 के ऊपर गए हैं तो कितने का लिंक हुआ है आपके पास 3 का। मतलब पहले फर्स्ट टू फर्स्ट गए तो 5 ऐड हुए, सेकंड टू सेकंड गए तो 4 ऐड हुए, थर्ड टू थर्ड गए तो आपके पास 3 ऐड हुए। तो सिमिलरली यहां पे भी जाइए 12 एल की एंड नवंबर 14 पी 16। तो 12 में अगर 4 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 16, 16 पे क्या आता है पी। ठीक है, 14 पे अगर पहले 5 ऐड करने पड़ने थे आप लोगों को, देखिए 5 है सबसे पहले, तो 4 नहीं होगा, यहां पे 5 आपको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, लीजिए 5 ऐड करते हैं, 12 है तो 12 + 5 आपके पास कितना होता है 17, 17 पे क्या आएगा क्यू। तो जो जो ऑप्शन कट रही है वो तो पहले ही काट दो। देखो 2 ऑप्शन तो ये पहले ही कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि सबसे पहले अल्फाबेट क्या आना है क्यू आना है, इन दोनों में से एक होगा। और आखिरी को पूरा करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आखिरी चेक करो। 16 में आखिरी में कितने ऐड हैं, 3 ऐड करने थे तो 19 बन जाएगा। 19 पे क्या आएगा एस, 19 पे क्या आ जाएगा एस। तो बस यही से आपका आंसर जो है आ गया है। अगर मैं बात करता हूँ 16 + 3 जो है 19 बन जाएंगे। अगर ये भी चेक करना है तो 14 4 18, इसको भी चेक कर लीजिए तो 18 पे क्या आता है आर, तो ये ए ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर जो है बन जाएगा। ठीक है, 6 का फिर ए ऑप्शन आपका सभी का आंसर आना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी के ऊपर ही बेस्ड है जो अभी आपने किया। तो 14 का 9 के साथ लिंक है, 26 का आगे आपको लिंक बताना है किसके साथ है। तो ये जो लिंक है वो क्या था, इसमें अगर मैं बात करूं 2x - 4। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे 9 × 2 किया गया, क्या बन गया 18 - 4।
तो 18 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 14, ये आपके पास ऐसे आया, ठीक है। और ये जो था x था, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे 26 आया, तो कैसे आया होगा, तो 2 ऑफ x करेंगे तो 15 अगर मैं फिल करता हूं तो 2 इंटू 15 माइनस ऑफ 4 30 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 26, तभी आपके पास यहाँ पे 26 आया है। तब यहाँ पे अगर 15 रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास जरूर पेपर में देखने को मिलते हैं। तो 2x माइनस ऑफ 4 का यहाँ पे जो था लॉजिक, x कौन सा था, ये नंबर जो था इसको x माना गया था, ठीक है। तो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो है सीरीज का क्वेश्चन है 6, 18, 3, 21, 7, 56। देखिए 6, 18, 3, 21, 7, 56 और अगला नंबर। तो यहां पे ध्यान से देखना है कि 6, 18 अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर आ जाएगा 18। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नंबर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 8 अगर फिल करूं तो 7, 8, 56 आपके पास ये नंबर आ जाएगा। तो आंसर इज ए ऑप्शन। आंसर इज ए ऑप्शन। होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ऐसा भी क्वेश्चन देखा जाता है कि कुछ नई नई चीजें वो आपको देता रहता है, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 2, 5, 7, 2, 5, 10, 17, 26, 37 और नेक्स्ट। तो यहां से बात करेंगे 3, यहां से बात करेंगे 5, यहां से बात करेंगे 7, यहां से बात करेंगे 9, 11, आगे 13। तो 13 प्लस 37 अगर कितना होता है 50, 37 और 50 आपका यहां पे आंसर बन जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है, जो कि सी ऑप्शन आपके पास यहां पे है। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो 10 में देखिए आपके पास जब भी ये स्मॉल अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन आता है, इसके करने का तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे अल्फाबेट को काउंट करना है। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 12 है यहाँ पे, तो पेयर बनाइए। पेयर कितने का, 3 इंटू 4 का, या 4 इंटू 3 का, ठीक है, या 6 इंटू 2 का। तो जनरली यहाँ पे पेयर बनाएंगे। सबसे पहले 2 का भी बन सकता है, पर 2 बड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं, 3 का लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं B A डैश B डैश A B डैश A डैश B। सबसे पहले पेयर बनाते हैं 3 इंटू 4 का, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। हम पेयर बना के यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो 3 इंटू 4 का स्टार्टिंग में B था, यहाँ पे B था, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, ठीक है। तो इसमें बन नहीं रहा है, पर अगर 4 का एक बारी बना के देखते हैं तो यहाँ पे B था, यहाँ B, तो यहाँ पे भी B होना चाहिए था, यहाँ पे भी B होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो अब एक बारी 4 का पेयर बना के देखते हैं जरा, ठीक है। 4 का पेयर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब एक चीज तो कंफर्म हुई, आखिर में 4 है, आखिर में B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है। दैट मीन्स, तो स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे B था तो यहाँ पे भी B आएगा, यहाँ पे भी B आएगा। अब यहाँ सेंटर में A था, A था, A था। अब आगे यहाँ पे A है तो यहाँ पे भी A और यहाँ पे भी A। तो सबसे पहले यहाँ से क्या गया A, यहाँ से क्या गया B, यहाँ से आ गया B, फिर यहाँ से आ गया A, ठीक है। तो ये भी चेक करेंगे आप लोग। A डबल B A, A डबल B A, B ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया गया है, B ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया गया है, जो कि आपका आंसर बनेगा। तो 4 इंटू 3 के पेयर आपके पास यहाँ पे बने थे, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने यहाँ पे आंसर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इसी के बेसिस के ऊपर है, स्मॉल अल्फाबेट सीरीज के बेसिस के ऊपर। तो इसमें भी वही करना पड़ेगा। पहले लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 18 है तो 3 इंटू 6 का, या फिर 6 इंटू 3 का, यही दो, ठीक है। या फिर 9 इंटू 2 का बनेगा। तो 3 इंटू 6, देखो A C डैश B, तो यहाँ पे B आ गया,
तो पहले ही बी आ गया तो बात बनेगी नहीं। 6 का बना के देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में सी था तो यहाँ पे भी चलिए चेक कर लीजिए, थर्ड अल्फाबेट बी है, मतलब कंफर्म हो रहा है यही है। तो स्टार्टिंग में सी है, यहाँ सी है तो यहाँ पे भी सी आएगा। सेकंड अल्फाबेट ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है। थर्ड बी है, थर्ड बी है, थर्ड बी है। फोर्थ बी है, फोर्थ बी है, फोर्थ बी है। ठीक है। और 5 में क्या है आपके पास, सी सी सी। तो यहाँ पे सी ए डबल बी ए सी, सी ए डबल बी ए सी, सी ए डबल बी ए सी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं, ए आ गया, यहाँ से सी आ गया, यहाँ पे आपके पास बी आ गया, यहाँ पे आपके पास अगर यहाँ से ए, यहाँ से सी, यहाँ से बी आ गया है, यहाँ से फिर से सी आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे फिर से बी आपके पास आ जाएगा। तो चेक करिए, ए सी बी सी बी, ये आपके पास जो भी है, जहां पे भी लिखा है बी ऑप्शन में लिखा है, यही आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। तो पेयर बना के आपने किया तो 6 इंटू 3 का पेयर आपके पास यहाँ पे आंसर एग्जैक्ट बना है। तो होपफुली बात आपको यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन ए गिवन फिगर। आपके पास कितने यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है। तो ट्रायंगल चेक करने हैं। ट्रायंगल आपको पता है, सबसे पहले देख रहे हैं फर्स्ट ट्रायंगल ये बना है, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है। 8 के बाद ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। तो 16 आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल बनने हैं। 16 क्या है ट्रायंगल आपके पास बनेंगे, वो मैंने सारे के सारे आपको गिन के बताए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक पूरा का पूरा फिगर जो है दे रखा है, उसमें आपको चेक करना है। चाइनीज है, पेंटर है और म्यूजिशियन है। चाइनीज हु आर पेंटर बट नॉट म्यूजिशियन, मतलब चाइनीज और पेंटर का, ये चाइनीज आ गए और ये पेंटर आ गए। म्यूजिशियन ये काट दो, ये पूरा नहीं आना था, ये पूरा नहीं आना था। चाइनीज और पेंटर का कॉमन बंदा आपके पास कौन आया, बी। तो बी आपका मतलब ए ऑप्शन में ले रखा है, तो ये आपका आंसर बन गया। बी ऑप्शन जो बी जो है वो आपके पास ए ऑप्शन में लिख रखा है, ये आंसर बन गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट भी उसी क्वेश्चन के वही डायग्राम रहेगा, पर देख लेते हैं। पेंटर हु आर नीदर चाइनीज नोर म्यूजिशियन, मतलब हमें अकेले क्या चाहिए, पेंटर चाहिए। ना तो वो चाइनीज होने चाहिए, ना ही म्यूजिशियन, अकेले पेंटर चाहिए। अकेले पेंटर की अगर मैं बात करूं, अगर अकेले पेंटर की ही बात करी जाए, ये देखिए अकेले पेंटर की बात करी जाए तो अकेला पेंटर सिर्फ यही है और कोई है नहीं, बी। मतलब ये एफ बंदा जो है वही अकेला पेंटर है। तो एफ बंदा मतलब सी ऑप्शन। ठीक है जी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज हु आर म्यूजिशियन, मतलब चाइनीज और म्यूजिशियन हमें चाहिए बट नॉट पेंटर, मतलब पेंटर वाला पोर्शन नहीं चाहिए। चाइनीज और म्यूजिशियन में जो कॉमन है वो दे दो। चाइनीज और म्यूजिशियन, चाइनीज एंड म्यूजिशियन, चाइनीज एंड म्यूजिशियन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये चाइनीज और म्यूजिशियन के बीच में कॉमन बंदा जो आया है वो है आपके पास डी बंदा। तो डी बंदा जो है वो ए ऑप्शन में यहां पे लिख रखा है, यही यहां पे इसका आंसर है। तो होपफुली आप लोगों को यहां तक सारी की सारी बातें क्लियर हुई होंगी, आपको अच्छे से यहां तक समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सब तो पहला स्वागत है थोड़ा सारे का ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्ते। सो गाइज अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं जी क्वांट दा मॉक टेस्ट 5 सो कि जो कि हर वीकेंड पे अपना एक मॉक टेस्ट होंगे। सो गाइज देखते हैं कि अज के मॉक टेस्ट का अपना पहला क्वेश्चन की है जी। सो गाइज पहला क्वेश्चन है जी एवरेज चैप्टर नाल रिलेटेड। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। आगे की बोल रहे थे एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 15 1/2 एंड द नेक्स्ट 3 इज 21 1/3 इफ द 6th नंबर बी लेस देन द 7th एंड 8th
number by 4 and 7 respectively, then the 8th number is right. So guys सब तो पहली गल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 8 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਹ 20 ਹੈ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ 8 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 20 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ 8 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ 20 ਨਾਲ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ into 20 ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 160 ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 160 ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ ਟੂ ਨੰਬਰ, ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 31/2, ਐਵਰੇਜ 31/2 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 2 into 31/2 यानी कितना आ जाऊगा 31। सिमिलरली ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ 3 ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ 3 ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 3 into ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 64/3, 3 ਨਾਲ 3 ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ 64 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ 8 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 160 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 31 ਹੈ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ 3 ਦਾ 64 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 95 ਹੋ ਗਿਆ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ 160 ਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 95 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 65 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 65 ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜੀ 6 ਦਾ 7 ਦਾ ਤੇ 8 ਦਾ। ਸੋ ਗਾਇਸ 6th ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, 7th ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 8th ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 65 ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 6th ਨੰਬਰ 7th ਨੰਬਰ ਤੇ 8th ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 65 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ 6th ਨੰਬਰ ਮੈਂ x ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ 7th ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ x + 4 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 8th ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ x + 7 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6th ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ 7th ਤੋਂ 4 ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 6 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 7th ਤੋਂ 4 ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 7th ਤੋਂ 4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ 6th ਨੰਬਰ x ਹੈ ਤਾਂ 7th x + 4 ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 6th ਨੰਬਰ ਹੈ 8th ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ 7, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ 8th ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 6 ਤੋਂ 7 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 65 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3x + 11 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। 3x + 11 = 65। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਉਰੇ 54 ਆ ਗਈ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 18। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਉਹਨੇ 8th ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 18 ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। 8th ਨੰਬਰ x + 7 ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 18 + 7 ਹੋਇਆ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ 18 + 7 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 25 ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ 8th ਨੰਬਰ। क्लियर है जी 25 की आ जाऊगा मेरा 8th नंबर आ जाऊगा। एवरीबॉडी क्लियर है जी ये चीज, आई होप गाइस क्लियर है। जे तुसी ए वाला पार्ट इदा नहीं करना, जे तुसी ए वाला पार्ट इदा नहीं करना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6th 7th 8th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 6th ਨੰਬਰ ਦਾ 7th ਨੰਬਰ ਤੇ 8th ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 65 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 65 ਹੈ। एवरीबॉडी क्लियर है जी। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ 7th ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 8th ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘਟਾ ਲਓ। 65 ਚੋਂ 11 ਘਟਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 54 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਦਿਓ 18 18 18 ਤੇ ਜਿਹੜਾ 7th ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 6th ਨਾਲੋਂ 4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 8th ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 6 ਨਾਲੋਂ 7 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 25। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ x ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਚੋਂ ਘਟਾ ਲਿਆ 65 ਚੋਂ 11 ਘਟਾ ਲਿਆ 54 ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਤਾ 18 18 18। ਜਿਹੜਾ 7th ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 8th ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 7 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 8th ਨੰਬਰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 18 + 7 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 25 ਰਾਈਟ ਗਾਇਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 25। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ okay the percentage of a metal in a mine of lead ore is 60%। the percentage of metal in a mine, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ if the mass of the ore extracted from this mine is 8000। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 8000। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮਾਸ ਆਫ ਮਤਲਬ ਕਿ lead ore, ਮਾਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ore extracted ਹੋਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ lead ore ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਦੀ 8000 ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਦੀ 8000 kg ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 8000 kg ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ 60% the percentage of metal in a mine of lead ore ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ percentage ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਇਨ ਅ lead ore। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ 60% ਹੈ। ਮਾਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਇਨ lead ore ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 60% ਹੈ।
lead ore वो 60% है, right everybody? 60% of 8000 कितना आ गया जी 4800 क्लियर है दी राइट एवरीबॉडी हुन 4800 आ गया अगे बोल रहा परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 3-4% ऑफ मेटल यानी सिल्वर परसेंटेज ऑफ सिल्वर जिहड़ी हैगी है ऐ कह सकदा कि मास ऑफ सिल्वर जिहड़ा हैगा द मास ऑफ सिल्वर इन मेटल ठीक है जी मैं वर्ड यूज करदा मास ऑफ सिल्वर ठीक है जी मास ऑफ सिल्वर जिहड़ा हैगा जी वो की है जी अपने कोल मास ऑफ सिल्वर जिहड़ा हैगा वो की है जी कहना जिन्ना मैटल है ਉਹਦਾ 3/4% 3/4 लिखा परसेंटेज ਦਾ साइन हटाया 1/100 और ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ यानी 4800 दो जीरोस नाल दो जीरोस कट गईਆਂ क्लियर है जी ਇੱਥੇ भी कटिया 12 आ गया 12 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36 ਆ ਗਿਆ 12 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36 ਆ ਗਿਆ क्लियर है जी ਇਹ 12 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36 ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਲੈਡ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 4800 ਚੋਂ 36 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਸ ਆਫ ਲੈਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 4800 ਚੋਂ 36 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਸ ਆਫ ਲੈਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਰੇ 4 ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ 9 6 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ 7 ਆ ਗਿਆ 4 ਆ ਗਿਆ एवरीबॉडी क्लियर है दी इट इज राइट एवरीबॉडी क्लियर है दी इट इज 4764 इज द राइट आंसर तो गाइस मैं की टिक कर दूंगा 4764 इज द राइट आंसर दोबारा तो देख लो पहला द मास ऑफ लेड ओर सीगा जिहड़ा वो 8000 है जी राइट वो किन्ना 1000 दे रखा आपां नूं 8000 दे रखा है 8000 दे रखा है एक मिनट जी क्लियर है कितना दे रखा है जी 8000 राइट एवरीबॉडी उस तो बाद कहना द मास ऑफ मैटल इन मैटल की गल कर रहा मैटल कितना जी 60% है वो टोटल का तो 4800 आ गया कहते जी मास ऑफ सिल्वर है वो एदा 4800 का 3/4% है यानी कि 36 है कहना हूँ ये दसो कि अच्छा एक मिनट देखो द सिल्वर इज 3/4% ऑफ मेटल एंड द रेस्ट इज लेड ठीक है रेस्ट इज लेड बोलिया ना उन्हें ता करके मैंने 4800 चो इनू माइनस किया 36 नू कि जिहड़ा ये चीज है ये की है जी लेड है कल्ला क्लियर है एंड द लेड लिखे ना द लेड रेस्ट इज लेड ता लेड कितना है जी 4764 क्लियर है दी ये चीज ओके ए एंड बी ए बी सी ठीक है जी ठीक है चलो उन्हें दिखता है जी कला ए करता है 11 दिनों बी कर रहा है जी अपने को 20 दिनों सी कर रहा है जी अपने को 55 दिनों राइट एवरीबॉडी तो एलसीएम कितना है जी 220 आ गया जी मेरे को 220 यूनिट्स आ गए जी एफिशिएंसी आप फाइंड आउट कर लें जी 220 डिवाइड बाय 11 यानी 20 यूनिट्स आ गया जी मेरे को क्लियर है जी एच 20 यूनिट्स 220 डिवाइड बाय 20 यानी कि 10 यूनिट्स आ गया जी 11 here is 11 यूनिट्स 220 this is 4 units clear है जी एच क्लियर है जी 4 यूनिट्स आ गई एवरीबॉडी क्लियर है जी हुण मैनूं ये दस दे आर वर्किंग एज ऑल्टरनेट मतलब कि ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी एन ऑल्टरनेट डेज एक बार ए बी नाल काम कर रहा है एक बार ए सी नाल काम कर रहा है जी राइट एवरीबॉडी सो जी ए बी नाल काम कर रहा है ए बी नाल काम कर रहा है तो 31 यूनिट बन गए जी राइट एवरीबॉडी मतलब कि ए फिर सी नाल भी काम कर रहे था 24 यूनिट्स बन गए कितने यूनिट्स बन गए 24 सो गाइज एक दिन ए ने बी नाल काम किया एक दिन ए ने सी नाल काम किया सो गाइज 2 डेज कितना काम हो गया जी चेक करो 55 यूनिट्स बन चुके 2 डेज जे 55 यूनिट्स बन चुके तो आपने 220 यूनिट्स बनाने ने जी तो किहदे नाल मल्टीप्लाई करूंगा जी मैं 4 नाल तो गाइज जे मैं इधर 4 नाल मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 4 नाल मल्टीप्लाई करूंगा तो इहदा मतलब मेरे जिहड़े 220 यूनिट्स ने वो किन्ने दिनां च बने ने जी 8 डेज च बने ने किन्ने दिनां च बने ने 8 डेज सो आंसर की आ गया जी 8 राइट एवरीबॉडी आंसर की आ गया 8 आ गया जी ऑलराइट गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी आपां की कह रहे जी नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा जी एक मिनट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं जी 2 trains start at the same time from Aligarh to Delhi and proceed towards each other at the rate of this and this when they meet it is found that one train has traveled 70 km more than the other the distance between the two station is right everybody so guys एक चीज है जी देखो इत्थे मैं बना रहा जी 2 स्टेशन बना रहे हैं like this clear है जी so ये जो 2 स्टेशन ने they are apart from each other ठीक है जी तो इट इज़ फाउंड दैट वन ट्रेन हैज़ ट्रैवल 70 मोर दैन द अदर मान लो इधरों जी ट्रेन चल रही है उन्हें x किलोमीटर कराया तो जी इधरों ट्रेन आई उन्हें कितना कराया जी x + 70 कराया क्लीयर है जी ये चीज़ सो ये जे अलीगढ़ है
ठीक है जी। ये इत्थे अलीगढ़ है जी, राइट, इत्थे अलीगढ़ है तो इत्थे की आ जाऊगा, दिल्ली आ जाऊगा जी। क्लियर है जी, उरे की आ जाऊगा दिल्ली। क्लियर है जी, अलीगढ़ दिल्ली। इधरों एक्स करे तो इधरों एक्स प्लस 70 करे, किसी एक ट्रेन ने 70 किलोमीटर ज्यादा करे, राइट। सो गाइज दोनों ऐ कह सकते जिन्ने टाइम च इन्हें एक्स करे, जिन्ने टाइम च इन्हें एक्स करे उन्ने टाइम च उन्हें एक्स प्लस 70 करे। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, यदि स्पीड घट है दी, राइट। सो टाइम की होंगे जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्स डिस्टेंस एक्स है, स्पीड कितनी है जी 14। इन्हें कितना करे जी एक्स प्लस 70 करे, यदि स्पीड हैगी जी 21। क्लियर है जी। फिर देखो दोबारा ते जिहदी स्पीड ज्यादा होंदी है जी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करूगा। सो गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 21x इज इक्वल टू 14x प्लस कितना आ गया जी 980। सो कितना आ जाएगा जी 7x आ जाएगा 980। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 140 एंड इथे पुट करांगे टोटल जर्नी 140 प्लस 70 कितना आ जाऊगा जी पूरी जर्नी टोटल डिस्टेंस कितना आ जाऊगा जी 350। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाऊगा जी 350 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आ जाऊगा जी 350 किलोमीटर मैं टिक कर दूंगा। सो गाइस ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਪੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਪੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਇਨਟੂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਪੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਪੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है जी, ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस दे रखा ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਲਗਾ ਲਓ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ 10 ਆ ਗਿਆ। ठीक है जी 35 ਤੇ 10 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 350 किलोमीटर। दोनों स्पीड्स ਨੂੰ ਐਡ, दोनों स्पीड्स ਦਾ डिफरेंस इनटू ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस मोर दे रखा ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड 12.5% ऑफ हिज सैलरी ऑन आइटम्स ऑफ डेली यूज, 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट, आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विद रुपीज दिस, हाउ मच सैलरी। देखो पहली गल तो 100% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 1 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। 12.5% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1/8 ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ एवरीबॉडी। ठीक है जी 87.5% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 87.5% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 7/8। क्लीयर है जी ये चीज। सो ये तीनों चीज़ा थोनू दे रखिया ने जी, ठीक है। ये अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है। मान लो मेरी सैलरी 100% है तो 1 हुई, 1 चो ने 12.5 खर्च करता, मीनस 1/8 खर्च करता तो 7/8 रह गया जी, तो 7/8 रह गया। प्लीज ध्यान नाल देखो 100 है वो 1 है, 1 चो ने 1/8 कटता जी, ठीक है जी, स्पेंड करता तो 7/8 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, राइट। जे 7/8 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ तो जो भी करना ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ करना है जी। 7/8 ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 30% ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट, 7/8 ਦਾ 30% ਉਹਨੇ स्पेंड करता, यानी 30% जो ਉਹਨੇ स्पेंड करता, इत्थे लिख दें आप जो भी आया। देखो 7/8 ਦਾ 30% ਉਹ स्पेंड करूगा, जो भी कैलकुलेट करके आऊगा ਉਹਦੀ ਲੋੜ नहीं, क्योंकि 7/8 ਦਾ 70% सेविंग है। तो मैं की लिखूंगा 7/8 इंटू 70% की है जी मेरी सेविंग है। क्लियर है जी ये चीज। दोबारा तो देखो मेरी सैलरी मान लो 100% है, जिन्होंने मैं फ्रैक्शन च 1 कहना। क्लीयर है जी। मेरी सैलरी का 1/8 उन्हें खर्च करता तो मेरी सैलरी का 7/8 पे है। 7/8 एक तरीके का रिमाइंडर है जी, सेविंग, सेविंग भी बोल सकते हो, रिमाइंडर भी बोल सकते हो। क्लीयर है जी ये चीज। ਇਹਦਾ 30% मैंने इत्थे स्पेंड किया, ਇਹਦਾ मतलब 7/8 ਦਾ 70% मेरे को सेविंग है। 7/8 ਦਾ 70% मेरे को सेविंग है। क्यों? क्योंकि 7/8 अपने आप च 100% है, राइट। हुण मैं की बोलूँगा कि 7/8 ਦਾ 70% जे मेरी सेविंग है तो सेविंग है कितनी दी मेरी 2940। क्लीयर है जी। इथों एक हिस्सा कढ़ लूँगा जी मैं 2940 इंटू 8 इंटू 100, नीचे कितना आ जाऊगा जी 7 इंटू 7 आ गया, कितना आ गया जी 60। हाँ जी 6 ਤੇ चला गया जी 60 आ गया जी। नो इत्थे 70 सी तो 1 0 घट लानी है जी। ऐ करो तुसी 1 0 इत्थे घट ही दो तो 1 0 उरे घट लाओ जी, राइट। चलो जी 60 आ गया जी उरे, तो 1 पार्ट कितना आ गया जी 4800। 1 की सी मेरी सैलरी सी तो आंसर कितना आ गया 1 मीनस 100%, तो मेरा आंसर कितना आ गया जी 4800। क्लीयर है। तो मेरा आंसर कितना आ गया 4800। ये सीगा सैलरी बेस्ड कॉन्सैप्ट जी, राइट। द एवरेज वेट ऑफ द 5 person सिटिंग इन अ बोट इज 38। ये तो सिंपल ही कर लो जी तुसी कि मल्टीप्लाई कर लोगे 5 इंटू 38 190 आ जाऊगा जी।
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 52, ਤਾਂ ਬੋਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੋਟ ਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 52 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਪਰਸਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ weight 38 ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 190 kg ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ 190 kg ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੋਟ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6, ਐਵਰੇਜ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ 52, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ 52 ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12 31 2 kg ਆ ਗਿਆ, डिफरेंस कितना आ गया जी 102 सॉरी 122 kg। 122 kg किहदा weight आया जी बोट ਦਾ, ਕਿਹਦਾ weight ਆਇਆ ਜੀ ਬੋਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ 5 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ 6 ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 122। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। Alright guys, a sum of rupees 12,000 deposited at compound interest become double after 5 years. How much will it after 20 years? देखो 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਯਾਨੀ 12,000 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ 24,000 ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੀਨਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਫੇਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ 48,000 ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ 48,000 ਰੁਪਏ। ਫਿਰ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ 96,000 ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ, ਫਿਰ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੀਨਸ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ 1,92,000 1,92,000। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 1,92,000 ਹੋ ਜੂਗੀ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਸੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 24 ਹੋ ਗਈ, 24 ਤੋਂ 48 ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 48 ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 48 ਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂਗਾ 96 ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ 1,92,000। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ question ਕਹਿੰਦਾ in a mixture of 75 liter the ratio of the milk and water is 2:1। okay so guys milk ਤੇ water ਦੀ ratio ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 2:1 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, right everybody। so 3 parts ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ 75 ਲੀਟਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 25 ਲੀਟਰ ਦੇ। 25 ਲੀਟਰ ਦੇ 25 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 50 ਲੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਮਾ 25 ਲੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਮਚ ਵਾਟਰ ਮਸਟ ਬੀ ਐਡਡ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਿਕਮ 1:2। ਸੋ ਗਾਇਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਇਟ ਮੀਨ ਮਿਲਕ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ 50 ਲੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਰੇ ਵੀ 50 ਲੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 50 ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ 100 ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮਿਲਕ ਆਪਣਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਮਿਲਕ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਉੱਪਰ 50 ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ 50 ਰਹੂਗਾ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੇ 50 ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ 100 ਹੋ ਗਏ, 25 ਤੋਂ 100 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜੀ 75 ਲੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਡ ਔਨ ਕੀਤਾ। 75 ਲੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾਟਰ ਐਡ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਆਈ ਹੋਪ ਗਾइस ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ उसने की कहा जी कहता भुवनेश स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट 3% इन चैरिटी, यानी उन्हें 30% उरे स्पेंड की, 3% उरे डोनेट किया। इसका मतलब टोटल 33% उन्हें स्पेंड किया, 30 + 3 और स्पेंड किहदे बराबर करे जी उन्हें 2310 दे, राइट एवरीबॉडी। सो मैं बोल सकता जी 1% किहदे बराबर है जी 70, तो 100% किहदे बराबर आया जी 7000 दे। क्लियर है जी, ਤਾਂ 100% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਜੀ 7000 ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਆਈ ਹੋਪ ਗਾਇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ 33% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ 2310 ਦੇ, 1% 70 ਦੇ, ਤਾਂ 100% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 7000। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ a certain sum invested at 4% per annum compounded interest compounded half yearly amounts to rupees this at the end of the 1 year the sum is। so guys ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ compounded half yearly ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ compounded by every 6 month, compounded by every 6 month। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ every 6 month, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਛਮਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ 6 months
6 ਮੰਥਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਣਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 1 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੋ, ਰੇਟ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਟਾਈਮ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਟ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਣਾਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਨੋ, 1 ਸਾਲ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਰਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਬਟ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਯਾਨੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਮੰਨੂਗਾ, ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਮੰਨੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2% ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 2% ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਰਾਈਟ 2% ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2/100। 2/100 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 1/50 ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 50 ਦਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 2500 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਟਾਈਮ 2 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਟਾਈਮ 3 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2500 ਦੇ ਉੱਤੇ 1/50 ਲਾਉਂਗਾ ਤਾਂ 50 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 1/50 ਲਾਇਆ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 2500 ਦੇ ਉੱਤੇ 1/50 ਲਾਇਆ ਤਾਂ 50 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 50 ਦੇ ਉੱਤੇ 1/50 ਲਾਇਆ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 51 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 101 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 101 ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਅਮਾਊਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? 101 ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੌਰੀ, ਇਹ 101 ਕੀ ਆਇਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਮਾਊਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? P ਪਲਸ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 2500 ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 2500 ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੇਰਾ 101 ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਜੀ? 2601 ਹੋਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? 2601 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ? 7803 ਰੁਪੀਸ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ? 3 ਦੇ। 7500 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ? 7500 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਸੌਰੀ 2500। 2500 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ? 2500 ਗੁਣਾ 3, 7500 ਰੁਪੀਸ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? 7500 ਰੁਪੀਸ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਯੈਸ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? 7500 ਰੁਪੀਸ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਸ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। A container contains 60 liter of milk. Okay, a container contains 60 liter of milk. From this container 6 liter of milk was taken out and replaced by water. Repeat this process. The process was repeated further 2 times. यानी 2 बार होर। एक बार तो उन्हें समझाया, 2 बार होर। So guys, कदे भी अजिहा क्वेश्चन आउंदा तो प्लीज ਇਹਦਾ एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। ये वाली चीज है जी, राइट। ये वाली चीज है। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6x ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 60 ਲੀਟਰ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਲੀਟਰ ਕੱਢਣਾ, ਯਾਨੀ y ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 60। 3 ਵਾਰ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 'ਚ? ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? 60 ਇੰਟੂ 9/10, 9/10, 9/10। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 'ਚ? ਰਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ? ਸੋ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਿਆ। 729 upon 100 into 6। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? 4374 ਪੁਆਇੰਟ ਲੀਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 6 ਲੀਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਮਿਲਕ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਉਹੀ 6 ਲੀਟਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ 6 ਲੀਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਕ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਵਾਟਰ ਦਾ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਮਿਕਸਚਰ ਆਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਸੋ ਗਾਇਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਐਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਰਦਰ 2 ਟਾਈਮਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2 ਟਾਈਮਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟੋਟਲ 3 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਲੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ, ਕਿਹਦੇ 6 ਲੀਟਰ ਡਰਾਉਨ ਆਊਟ ਕਰ ਆਊਟ ਆਫ 60, ਯਾਨੀ 1/10, 10 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟੇਕਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, 1 ਪਾਰਟ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, 10 ਚੋਂ 1 ਪਾਰਟ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਟ ਮੀਨ 9 ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ 10 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਚੋਂ 9 ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 60, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 60 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ 60 ਚੋਂ 6 ਕੱਢਿਆ, ਯਾਨੀ 10 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟੇਕਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ 10 ਚੋਂ 9 ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ, the radius of the driving wheel of the bus is 35, okay। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ wheel ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 35 ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 2πr ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਵਰਡ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2πr ਹੋ ਗਿਆ, 2 × 22/7 × r। r ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮੇਰਾ, ਸੌਰੀ ਗਾਇਸ, r ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 5, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 220 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ 220? 220 ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਘੇਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ 220 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 220 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 220 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, s × t। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ 220 ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ r ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ 220 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ 220 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਨਟੂ r ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੀਡ 33 km/h, 33 km/h, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1000 ਮੀਟਰ ਲਿੱਤਾ। ਪਰ r ਮੀਨਸ 60 ਮਿੰਟ, ਸੌਰੀ, ਪਰ r ਮੀਨਸ 60 ਮਿੰਟ, ਅ ਮਿੰਟ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 ਮਿੰਟ। ਦੇਖੋ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 220 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਟਰਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, 220/100 ਲਿਖਿਆ। 33 km/h ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ 1000 ਮੀਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ 1 ਆਵਰ 'ਚ 60 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਅ ਮਿੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਮਿੰਟ ਕੱਟਤਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਕੱਟਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਈ, ਆਹ ਵਾਲੀ 0 ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲੀ 0 ਕੱਟ ਗਈ, 11 2s 11 3s, ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ, 1000/4, 1000/4 ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 250 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ, 250, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਗਾਇਜ਼, 250 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਜ਼, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਏ ਸਟ੍ਰੀਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ b + w, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ b - w ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ t1, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ t2, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਗਏ, 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 55 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 55 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅਪ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਡਾਊਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, b ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ 2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, b ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ 2 ਹੈ। ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਜੀ 55 ਮਿੰਟ। ਤਾਂ 55 ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਰਸ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, 55/60 ਲਿਖੂੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੰਟਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਰਸ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 upon, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 55 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 5 11s 520, ਯਾਨੀ 12s ਆ, ਤਾਂ 11/12 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 25 ਚ 2 ਜੋੜੇ 27, 25 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ 23, 25 ਤੇ 23 ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਡ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ 12 ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣੇ 21।
21 ਚ 2 ਜੋੜੇ 23, 21 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ 19। ਹੁਣ 23 ਤੇ 19 ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ 29 26 ਲੈ ਸਕਦੇ, 26 + 2 28, 26 - 2 24 ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਾइज ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਈਵਨ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। 22 ਚ 2 ਜੋੜੇ 24 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 22 ਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ 11/12 ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਗਾइज 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਈ, ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਲਸੀਐਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 24 ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। 10 + 12 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ 22/24 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 11/12। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ 11/12। ਸੋ ਗਾइज ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 11/12 ਬਣਿਆ, 22 ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ 26 ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ 25 ਤੇ 21 ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ 26 ਜਾਂ 22, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ 11/12, ਤਾਂ ਮੈਨੇ 22 ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 11/12। Alright guys, next question है, a rectangular lawn is 80 meter and 60 meter, okay। 80 मीटर है जी, 60 मीटर है, ये 80 है, ये 60 है जी, 80 and 60 क्लियर है जी, ये चीज क्लियर है जी, 80 ਤੇ 60। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਲਾਈਨ ऐसा क्लियर है जी, राइट। So 10 meter wide is running in the middle of it, one parallel to its length, another parallel to the breadth. Find the cost of graveling them for ₹30 per meter square। ठीक है जी, पत्थर लाना दी ਇਹਦੇ ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ 10 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੋਡ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ। ਸੋ ਗਾइस ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਰੋਡ 1 ਤੇ ਰੋਡ 2 ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰੋਡ 1 ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਓਕੇ 80 × 10 यानी कि 800 आ जाऊगा जी। रोड 2 का एरिया कट लेने जी आप कितना आ जाऊगा जी 60 × 10 यानी 600 आ जाऊगा। पर तुसी देख सकते हो आ वाली जी चीज़ है, ठीक है जी, ये दोनों पासे काउंट हो रही है जी, ये दोनों पासे काउंट हो रही है, तो यदा एक बार एरिया थोनों माइनस करना पऊगा। सो ठीक है, सो मैं बोलूँगा टोटल एरिया ऑफ द रोड, ठीक है जी, टोटल एरिया ऑफ द रोड, टोटल एरिया ऑफ रोड, ठीक है जी, कितना आ जाऊगा जी अपना 1400 - 10 का स्क्वायर यानी 100, तो कितना आ जाऊगा जी 1300। क्लीयर है, 1300 मीटर स्क्वायर। कहता 1300 मीटर स्क्वायर अपनी रोड का एरिया, तो उन्होंने 30 रुपए के हिसाब नाल कितनी कॉस्ट लगूगी, देयरफॉर कॉस्ट कितनी आ जाऊगी जी 30 रुपए के हिसाब नाल, 30 रुपीज़ के हिसाब नाल इंटू 1300 करिया जी, तो कितना आ जाऊगा जी 3900। कितना आ जाऊगा जी 3900 रुपीज़, 3900 रुपीज़। कितना आ जाऊगा जी 3900 रुपीज़। क्लियर है जी ये चीज़, राइट एवरीबॉडी। Next, a man sold some article at the gain of 10%. He spent his total sale proceeding to purchase such article again. This time, while selling them, he incurred a loss of 10%. His loss and gain in the transaction. So guys, everybody know 10% ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ gain ਹੋ ਰਿਹਾ यानी 1/10 ਹੋ ਗਿਆ, 10% ਦਾ ਹੀ loss ਹੋ ਰਿਹਾ again यानी 1/10 ਹੋ ਗਿਆ। So guys मैं लिखूंगा एक पासे 10 ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ क्योंकि गेन है, 10 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ मैं माइनस करूंगा क्योंकि 9 है, क्योंकि लॉस है जी, ठीक है। ये प्रॉफिट है तो लॉस है। देखो 10 च एक जोड़ा 11, क्योंकि 10 चों एक घटाया क्योंकि लॉस हो रहा है। 10 × 10 कितना होगा जी 100, इत्थे कितना आ गया जी 99। सो गाइज किन्ने हिस्से घट ने, एक हिस्सा घट है, 1 पार्ट घट है आउट ऑफ 100, ठीक है जी, इनटू 100। सो गाइज कितना आ गया जी 1% की हो गया लेस हो गया, 1% की हो गया जी लेस हो गया। क्लियर है जी ये चीज। सो गाइस ही सक्सेसिव परसेंटेज आंसर कितना आ गया 1% लॉस। क्लियर है जी ये चीज। सो ऑलरेडी गाइस ये ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ 15 ਦੇ 15 ਕੁਐਸਚਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਨਵੀਂ ਟਾਈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ
ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੌਕ ਟੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਹੈਲੋ एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗਿਆਨਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਖਰਾਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ। ਖਰਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ। ठीक है, जो खराट का मतलब की होंदा है अपने का मतलब होंदा है विंगा टेढ़ा। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, मतलब ऑपोजिट शब्द ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ, ਚੁਸਤ, ਨਿਕੰਮਾ, ਖਰਵਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। अपना ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਖਰਾਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੀਵਾ ਗੁਲ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਵਾ ਗੁਲ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ, ਚੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ, ਬਿਲकुल बर्बाद करना। देखो, दीवा गुल करने का मतलब होंदा है कि बिल्कुल जो है बर्बाद कर देना, बिल्कुल जिहड़ा हैगा तहस नहस कर देना। इसदा राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। दीवा गुल कर देना मतलब बिल्कुल बर्बाद कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है कि पड़नाम दियां किन्नियां किस्मां हुंदियां ने? पड़नाम दियां किन्नियां किस्मां हुंदियां ने? पड़नाम दियां 5 किस्मां हुंदियां ने, 7 हुंदियां ने, 8 हुंदियां ने कि 6 हुंदियां ने? पड़नाम दियां अपनियां 6 किस्मां हुंदियां ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर केड़ा हैगा? अपना ऑप्शन डी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा हैगा, नैक्सट क्वेश्चन की कह रहा है कि है जिहड़ा हैगा है शब्द किरिया दी केड़ी किस्म है? है शब्द जिहड़ा हैगा एक किरिया दी केड़ी किस्म है? ये अपना ससरंगी किरिया विच आउंदा है, अकर्मक विच आउंदा है, सकर्मक विच आउंदा है कि मुख किरिया विच आउंदा है? सिर्फ और सिर्फ है। देखो, जिस शब्द जिहड़ा हैगा जिहड़े वाक दे विच कल्ला है हुंदा है, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ससरंगी किरिया। मतलब राइट आंसर अपना की आएगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर अपना की आएगा? ऑप्शन ए। राइट आंसर किया अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना की है आम जनजातिवाचक शब्द चुनो। आम जनजातिवाचक शब्द चुनो। ये किहड़े हुंदे आ? जिहड़े आम हुंदे ने। ठीक है, जिहड़े अपने आम हुंदे ने। इन्हां विचों अपना जिहड़ा हैगा किहड़ा होएगा? गमी, तेल, सोना, विद्यार्थी। विद्यार्थी अपना की होएगा? आम होएगा। आम जनजातिवाचक। ये अपना की कह सकते हैं? राइट आंसर की होएगा? आम ते जातिवाचक। आम ते जातिवाचक अपना की है? राइट आंसर। ठीक है, आम ते जातिवाचक अपना की होएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट अपना है असी सही शब्द जिहड़ा है वो आपां फाइंड आउट करना है। शुद्ध शब्द जोड़ चुनो। चारां विचों आपां जिहड़ा है सही शब्द चुनना है। ज्ञान दे शब्द जिहड़े हुंदे किवें है? अपना राइट आंसर किहड़ा है? ऑप्शन बी। राइट आंसर किहड़ा अपना? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की अपना राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर ते नेक्स्ट क्वेश्चन ते प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की है शुद्ध शब्द चुनो। शुद्ध शब्द से लभना है। ठीक है, शुद्ध शब्द की होएगा? इन्हां विचों शहर, शहर, शहेर, शहर। राइट आंसर अपना की होएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की अपना राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण दियां किन्नियां किस्मां हुंदियां ने? विशेषण दियां किन्नियां किस्मां हुंदियां ने? विशेषण दियां जिहड़ियां हैगियां ने 5 किस्मां हुंदियां ने। ठीक है, विशेषण दियां किन्नियां किस्मां हुंदियां ने? विशेषण दियां जिहड़ियां हैगियां ने 5 किस्मां हुंदियां ने। विशेषण दियां 5 किस्मां हुंदियां ने। राइट आंसर क्या आएगा अपना? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन अपना की कह रहे? अगला क्वेश्चन है कि उसकी पग का रंग लाल है। वाक विच
ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਗ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਮਿਟਾ ਦਈਏ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ, ਵਾਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਹਟਾ ਦਈਏ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਸਰੰਗੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि चिट्टी दाढ़ी वाला शब्द तो समासी शब्द बनाओ। ठीक है, चिट्टी दाढ़ी वाले शब्द तो असीं किहड़ा बनाना है? समासी शब्द। समासी शब्द किहड़े हुंदे आ? जिन्हां विच दो शब्द होण। ठीक है, ये सार्थक भी हो सकते हैं, सार्थक ते निरार्थक भी हो सकते हैं, विरोधी भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न मतलब अर्थां वाले भी हो सकते हैं, दोहरावे भी हो सकते हैं। देखते हैं असीं इहदे विचों इहदा आंसर फाइंड आउट करना है। चिट्टी दाढ़ी वाले दा असां की बनाना है? समासी शब्द। चिट्टियां दाढ़ियां नहीं, चिट्टी दाढ़ी वाला नहीं, दाढ़ी चिट्टी नहीं। राइट आंसर अपना की आएगा? सी। एंड मोर ओवर अपना समासी शब्द वो हुंदा है जिन्हां दो शब्दां दे विच जोड़ नहीं लगी होवे ते दोनों दा जिहड़ा हैगा है मीनिंग होवे, उहनूं आपां की कहने आ? समासी शब्द। राइट आंसर अपना की है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है खान्यो जाना। खान्यो जाने का मतलब की हुंदा है? भज जाना, गुस्सा करना, घबरा जाना, इधर उधर जाना। खान्यो जाने का मतलब हुंदा है कि एकदम डर जाना, घबरा जाना। राइट आंसर अपना की होएगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर अपना की होएगा? ऑप्शन सी। खान्यो जाने का मतलब हुंदा है घबरा जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की जन्मदाती केड़ी भाषा है? पंजाबी दी जिहड़ी पंजाबी भाषा हैगी है इसकी जन्मदाती केड़ी भाषा है? संस्कृति, हिंदी, ब्रज या द्राविड़? राइट आंसर अपना है ऑप्शन ए। संस्कृत जिहड़ी हैगी है पंजाबी भाषा की जिहड़ी है जन्मदाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी का जन्म कदों होया? गुरु नानक देव जी का जन्म जिहड़ा है कदों होया? राइट आंसर अपना की है? ऑप्शन बी। राइट आंसर अपना की है? ऑप्शन बी। बी ऑप्शन की है राइट आंसर अपने इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पंजाबी दी टकसाली भाषा केड़ी है? देखो टकसाली भाषा वो हुंदी है जिहड़ी ऑफिशियल ऑफिस दे विच यूज हुंदी है, दफ्तर के काम काजां विच यूज हुंदी है, वो अपनी केड़ी है? टकसाली भाषा है। ठीक है, पुआधी है, मलवई है, माझी है या दुआबी है? राइट आंसर अपना की है? सी। सी माझी जिहड़ी हैगी टकसाली भाषा जिहड़ी कि ऑफिशियल वर्क दे लई यूज हुंदी है। राइट आंसर अपना की आएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है शिव कुमार बटालवी किस दा कवि है? ठीक है, अपना क्वेश्चन है शिव कुमार बटालवी जिहड़ा है किस दा कवि है? अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अपना क्वेश्चन है शिव कुमार बटालवी जिहड़ा है किस भाषा दा कवि है? किस भाषा की गल कर रहे हैं? हिंदी, गुजराती, पंजाबी या हरियाणवी? राइट आंसर अपना है ऑप्शन सी। जो शिव कुमार बटालवी जिहड़ा है वो पंजाबी भाषा का कवि है। ठीक है, केड़ा पंजाबी भाषा का कवि है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शिव कुमार बटालवी पंजाबी भाषा का कवि है। ये साडा लास्ट क्वेश्चन सी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप तुहानू समझ आया होएगा। थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome
to the English section by Piyush Sardana. I am Piyush, your body English language teacher. इस बार आपने मॉक दिया होगा और इस बार का मॉक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको when we talk about the English section. एक बार डिस्कशन देखते हैं तो पता लग जाएगा कि क्या था एक्चुअली में. सबसे पहले आपके पास एक पैसेज आया था गाइस, a sneeze over there to start with, तो पक्का ही टफ था थोड़ा. Right. In the following questions, you have to choose one of the 5 options or 4 options, which according to you can be the correct answer. Science cannot reduce the magic of a sunset to arithmetic, right? Nor can it express friendship with a formula. Science ना तो सनसेट का वो मैजिक है, वो अरिथमेटिक को एक्सप्लेन या यूज कर सकती है, ना ही वो एक्सप्रेस कर सकती है फ्रेंडशिप को एक फॉर्मूला के साथ, राइट? ये ऑब्जर्व किया था एमिनेंट मेडिकल रिसर्चर डॉक्टर लुइस ऑर ने. उन्होंने क्या ऐड किया, कहता साइंस की मास्टरी जो है नेचर वाली, उसके बियॉन्ड, उसके परे क्या है? लव है, लाफ्टर है, पेन है, लोनलीनेस है, और जो ट्रुथ और ब्यूटी है उनके अंदर इनसाइट्स है. कहता है ये जो डिस्टेंसिंग है साइंस की ह्यूमन की कंडीशन से, ये सब ह्यूमन की कंडीशंस ही थी. कौन सी? ये जो आपके लव है, लाफ्टर है, लोनलीनेस है, इनसाइट्स है, ट्रुथ है, ब्यूटी है, सारी ह्यूमन कंडीशंस ही हैं, राइट? तो क्या बोलते हैं, कहता है जो डिस्टेंसिंग है ना उनसे, वो एक्सप्लेन करती है कि जो फॉरेन टूरिस्ट हैं ब्रिटेन, अब देखो ये ध्यान से देखना, विजिटिंग ब्रिटेन फ्लॉक, राइट, वहां के झुंड को जो विजिट करते हैं प्रेडिक्टेबली टू सी द हैलोड होम्स ऑफ प्ले राइट, राइट, बेसिकली स्कैरी से जो होम्स हैं वो प्ले राइट्स के, राइटर के, पोइट्स के, बट चूज टू इग्नोर द हैबिटेशंस वेयर इट्स एमिनेंट साइंटिस्ट लिव्ड एंड वर्क, राइट, और वो भूल जाते हैं जहां पर उनके साइंटिस्ट जिए थे और काम किए. सो बेसिकली बहुत ही सिंपल सा बाउंड सा पैसेज था, बट यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इट, राइट? पहला क्वेश्चन देखें, why is it that science cannot express friendship with a formula? Science and friendship cannot coexist. Directly कहीं नहीं दिया. Abstract term which cannot be grappled by science. Abstract term no doubt abstract noun है, but directly नहीं बताया यहाँ पर. We have to choose according to the passage. Friendship is beyond science mastery. Yes, it is known to. अब देखो यहाँ पर लिखा था ना, it cannot reduce the magic. जो आप फॉर्मूले से ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको, तो कहते हैं साइंस की सोच से बियॉन्ड है, राइट, परे है, राइट? सो व्हेन वी गॉट टू द सेकंड पार्ट वी रियलाइज दिस कि यहां पर वो एक्चुअली पूछ ही रहा है, द वर्ड मैजिक रेफर्स टू, मैजिक क्या है? वो कहता है वो सनसेट का वो जो मैजिक है उसको अरिथमेटिक को एक्सप्लेन नहीं कर सकता. फर्स्ट ऑप्शन इवनिंग डस्क, सेकंड हो गया द सनराइज, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, और जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज सेटिंग ऑफ द सन विद ऑल इट्स ब्यूटी. ऑफ कोर्स सनसेट का मैजिक क्या है? वो जो लुभावना सा फेस लगता है ना, राइट? सो दैट इज बेसिकली द सेटिंग ऑफ द सन विद ऑल इट्स ब्यूटी. ब्यूटी के साथ जो सनसेट हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बियॉन्ड साइंस रीच अकॉर्डिंग टू द पैसेज? साइंस की रीच से परे क्या था? बताया था ना, बियॉन्ड साइंस मास्टरी ऑफ नेचर आर लव, लाफ्टर, पेन, लोनलीनेस, इनसाइट्स इनटू ट्रुथ एंड ब्यूटी. तो वो डायरेक्टली लव एंड लाफ्टर, पेन एंड लोनलीनेस, यस, ये तो लिखा ही हुआ था. फॉर्मूला की बात नहीं हुई, कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं हुई, वर्क ऑफ माइंड की बात नहीं हुई. वे टू सिंपल दिस, डायरेक्ट मिल गया. तो अगला क्वेश्चन, द वर्ब फ्लॉक रेफर्स टू, यहाँ ब्रिटेन फ्लॉक क्या है? जो ब्रिटेन है वो फ्लॉक करते हैं प्रेडिक्टेबली, ये आपका एडवर्ब लगा है, राइट? ये जो ब्रिटेन है, राइट, ये जगह का नाम है, और बात किसकी हो रही है? ये जो मोस्ट फॉरेन टूरिस्ट्स हैं वो फ्लॉक क्यों करते हैं? फ्लॉक मतलब बेसिकली वहाँ के लोग हैं या बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या बोलता है? लार्ज नंबर ऑफ लोग. जो फ्लॉक इज बेसिकली झुंड, तो बहुत सारे लोग जो फॉरेन टूरिस्ट हैं जो विजिट कर रहे हैं प्ले राइट्स, राइटर्स और पोइट्स के घरों को, राइट? वो बताया था ना, हैलोड होम्स ऑफ दिस. सो वो डायरेक्ट शो कर रहे हैं, डायरेक्ट लॉजिक, कि उनके अकॉर्डिंग दे आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेट वो जो लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट आए थे जो उनके घर को विजिट करते थे,
बेसिकली मेकिंग इट अ फ्लॉक, झुंड बनाकर। नेक्स्ट, वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर डू टूरिस्ट प्रेफर टू विजिट हैलोड होम्स ऑफ प्लेराइट्स? टूरिस्ट क्यों प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर? ऑथर कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन में तो ये आया कि वो फ्लॉक करते हैं, राइट, लेकिन वो क्यों करते हैं? कहता उनके जो है वो डेकोरेटेड होते हैं, नहीं, वो हैलोड थे, वैसे ही नहीं होते हैं। साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन ह्यूमन इमोशंस, एग्जैक्टली। कहता पीपल के पास सॉफ्ट कॉर्नर था जो एक स्प्लेंडेड डिस्प्ले इमोशंस का अपने काम में दिखाते हैं। प्ले राइट्स, ये सब आर्टिस्ट वगैरह ये लोग क्या करते हैं, ये अपने अंदर का दुख कहते जाहिर करते हैं ना। सो दिस इज बेसिकली, साइंस इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि हमारे ह्यूमन अपना इमोशंस किसके नाम वैलिड करते हैं, राइट। नेक्स्ट, रीअरेंजमेंट है, आपको फॉर्म करना है रीअरेंजमेंट। कंपल्सरी एजुकेशन इफ मेड फ्री कैन प्रूव अ सक्सेस। अब देखो, कंपल्सरी एजुकेशन की बात हुई, पी एस क्यू में से कोई एक लगेगा, पी लगाते हैं। एजुकेशन देयर इज अ सिविक, देयर कहाँ बताया ही नहीं जगह का, तो पी तो नहीं लगेगा, सो ये ऑप्शन कट गया। एस, countries like USA not only provide free education but also allow many facilities to students, right? अभी डायरेक्ट है, फ्री प्रोवाइड करते हैं, तो किसी ने प्रोवाइड नहीं करी है शायद, तभी वो ये बता रहा है, राइट। क्यों लगा कर देखे, इंडिया बीइंग अ प्योर कंट्री कैन नॉट पे फॉर एजुकेशन, तो दिस इज द फर्स्ट वन, आई मीन द सेकंड वन। फर्स्ट तो फिक्स होता ही है, सो वी गोना स्टार्ट विद क्यू एस, दोनों में ही लगा हुआ है, तो क्यू के बाद एस तो आना ही आना है। पुअर कंट्री की बात हुई, फिर एस, कंट्रीज लाइक यूएसए नॉट ओनली प्रोवाइड फ्री एजुकेशन बट अलाउ करते हैं बहुत सारी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को भी, राइट, दिस बिलोंग्स टू एस। फिर उसके बाद कहता वहां पर, अब कहां पर, यूएस की बात कर रहा है, कहता वहां पर एजुकेशन एक सिविक राइट है, सो इट शुड बी क्यू एस पी आर। ऑप्शन सी कम्स टू बी द करेक्ट रिस्पॉन्स, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज, it is futile to argue that religion and science have their respective spheres. religion और साइंस की बात करी है, तो कहते वो आर्ग्यू करना वैलिड नहीं है। थ्योरी ऑफ साइंस रिकनसाइल्ड होगा, देयर शुड बी नो क्लैश बिटवीन देम, फैक्ट इज अ रियल स्ट्रगल बट इन प्रैक्टिकल लाइफ दिस रिकनसाइलेशन। अब देखो, रिकनसाइलेशन की बात यहां पर की गई है, ये वाला जो रिकनसाइलेशन है इसका मतलब है डायरेक्ट ब्रेकडाउन, राइट। सो आपको डायरेक्टली यहां पे कोई चेन नहीं मिलती है, बट हम इतना कह सकते हैं इसको देखकर कि उसने कहा फ्यूटाइल है, फालतू है आर्ग्यू करना कि ये दोनों के रिस्पेक्टिव स्फेयर्स हैं, और कहता उनमें क्लैश नहीं होना चाहिए। किन में? इन दोनों में ही। बिटवीन का एग्जैक्ट मतलब क्या है सर? दो के बीच में, तो कहता इनमें क्लैश नहीं होना चाहिए। सो इट क्लियरली सेज कि आपने S1 से स्टार्ट किया, देन वी हैव दिस इज Q, तो ये Q दोनों में है, QP तो लगना ही लगना, इतना तो डैम श्योर हो गया कि आपको यहां पर QP तो चाहिए चाहिए। उसका रीजन कि मेरा Q से स्टार्ट हुआ, उसके बाद बचता ही नहीं है, दोनों में QP लगा हुआ है, तो आपको क्या पता लग गया, डायरेक्ट Q लगाया कि कोई क्लैश नहीं होना चाहिए। फिर P, थ्योरी में साइंस और रिलीजन में भी रिकनसाइल होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा नहीं है। सो वी गॉट अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स एज QP SR टू दिस। सो फॉर ईच बोल्ड पार्ट आपके पास चार वर्ड्स लिस्टेड हैं, नियरेस्ट इन द मीनिंग निकालना। बेसिकली ही इज टॉकिंग ओवर देयर एज अ सिनोनिम। सिनोनिमस कौन से? क्वेश्चन इज फेरेट। फेरेट का मतलब होता है फेरेटिंग इट आउट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैं सर्च कर रहा हूं कुछ, टू सर्च इज कॉल्ड फेरेट। नेक्स्ट इज एविंस। आपको फिर से क्या बताना है? नियरेस्ट बताना है। एविंस का मतलब होता है, बहुत ही वाइडली यूज किया जाने वाला वर्ड है विंस। इट इज टू रिवील विच क्लियरली सेज टू एग्जिबिट। एग्जीबिशन देखते हैं जहां पे एग्जिबिट की जाती है, रिवील की जाती है चीजें, अनलैश की जाती हैं, कर्टेन्स अप, राइट। नेक्स्ट इज रिप्राइजल। रिप्राइजल इज an act of retaliation. An act of retaliation is called reprisal. Next we have is idioms के बारे में बताना आपको। idiom bold में दिया, you have to choose the correct response to it. In modern democratic society, lynch law की बात की गई है। आप जानते हैं lynch law क्या होता है? lynch law का मतलब होता है आप बिना कानून की सहायता लिए, बिना लॉ की सहायता लिए अपने आप से पनिशमेंट दे देंगे। इट कुड बी जैसे वो जो
कहते हैं ना वो जनता जो भड़काई हुई भीड़ होती है, मॉब लोगों को मारती भी है, पनिश करती है। सो बेसिकली आपने कानून अपने हाथों में ले लिया, दैट इज कॉल्ड लिंच लॉ। सो लॉ ऑफ द मॉब, बेसिकली किसी ने सोचा नहीं है, बिना सोचे समझे बस एक्ट कर रहे हैं। इंडियन मस्ट नॉट expect any superpower at their beck and call at the time of attack, right? अब देखो beck and call की बात कर रहा है, beck and call का मतलब होता है always at service, हर बार सेवा में हाजिर रहेंगे, आपके एक इशारे पर हम हाजिर हो जाएंगे। at the service is the correct answer. Now we have to find the error. अगर कोई error नहीं है, we have to mark D as the correct answer. Ignore the errors of punctuation if there is any. We must follow the rules of the road to prevent accident. We है, must एक मोडाल है, मोडाल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या रूल्स किसके हैं? ऑफ लगा है तो रोड के लिए स्पेसिफिक हुआ, रूल्स के लिए स्पेसिफिक हुआ। उसके बाद क्या बता रहा है? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या प्रिवेंट करना है? एक्सीडेंट, जो कि एक नाउन है। देयर सीम्स नो एरर इन दिस पार्ट। अब जब आपको नो एरर का पार्ट लगे ना, सारा कुछ पोस्टमार्टम कर दिया अगर सेंटेंस का, बस उसको रिवील कर दे। नेक्स्ट, द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉय सीम डिटर्मिन्ड एंड आर नॉट लाइकली टू गिवन इन। अभी बताया था टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट शुड बी टू गिव इन। गिव इन का मतलब होता है वो डिलीवर नहीं करने वाले हैं। गिव अप लगा देंगे तो वो हार नहीं मानने वाले हैं। स्टिल नो डाउट द एरर लाइज इन पार्ट सी। नेक्स्ट, दे क्विकली टुक रिवेंज ऑन दोज हु इंजर्ड देम। रिवेंज लिया तो उनके खिलाफ लिया। दे क्विकली टुक रिवेंज अगेंस्ट दोज who injured them. The answer lies in part C over here, right? Moving on. Yes, the complimentary thing for you guys. All the best. I hope you got it. Thank you. Enjoy.